कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कुछ चेहरे, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं कि वो अजात शत्रु हो जाते हैं। तो ऐसे ही सलीकेदार शख्स के साथ में तहसीन पूनावाला थारो जेंटलमैन, कांग्रेस के योद्धा हैं। तहसीन पूनावाला 2029 में चुनाव लड़ेंगे। लड़ना तो है और विपक्ष को लीड करना है। कि शहजाद से कैसा भाईचारा है? हम बात नहीं करते। एक नेता जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रभावित हो, प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर और पिछले 10-11 साल से मैंने उनको देखा तो उससे बहुत प्रभावित हूं। एक तरफ प्रियंका गांधी, एक तरफ राहुल गांधी, जी। दोनों खड़े हो जाएं, किसको सपोर्ट करेंगे आप? जो फ्री स्पीच की बहुत बात होती है आज की तारीख में। सोनिया गांधी से कभी कोई सवाल पूछ पाया? मैं ये चाहता हूँ कि हर पार्टी में डेमोक्रेसी और बढ़े। मोदी या मनमोहन, बेहतर वक्ता कौन? वक्ता मोदी जी। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी एक शब्द में, लेफ्टिस्ट। आज भी आपको लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया बचा हुआ है या वो भी एक टूल किट तक सीमित होकर रहेगा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के खिलाफ नहीं, खास करते कांग्रेस। सबसे ज्यादा तो उन्हीं का इतिहास है इस देश को बनाने में। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आज की राजनीति में, आज के समाज में शायद ये लिहाज और ये लियाकत बची नहीं है। लेकिन कुछ चेहरे, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं कि वो अजात शत्रु हो जाते हैं। चाहे वैचारिक मतभेद कितने भी हों, लेकिन उसके बाद भी जब वो कोई बात कहते हैं तो उसको लोग सुनते हैं, क्योंकि सलीका होता है। और यहाँ वसीम बरेलवी याद आते हैं कि कौन सी बात कब, कैसे और कहाँ कही जाती है। सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ऐसे ही सलीकेदार शख्स के साथ में तहसीन पूनावाला, थैंक यू। आप देखते रहे होंगे उनको आमतौर पे थारो जेंटलमैन, लेकिन अपनी वैचारिक प्रखरता को लेकर वो जाने जाते हैं। कांग्रेस के योद्धा हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात हो, मुद्दों की बात हो, तो कहीं पर भी कुछ भी बोलने से वो गुरेज नहीं करते। तो तहसीन पूनावाला जी, बुलंद भारत टीवी के इस पॉडकास्ट विद राजकिशोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजकिशोर जी। और आपके माध्यम से बुलंद भारत टीवी के जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या दर्शक हैं, उनसे मुझे आज रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ शिरकत करने को मुझे मौका मिल रहा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। नहीं, थैंक यू, आप आए। और दरअसल आपका आना इसलिए भी जरूर था तहसीन जी, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर, शुरुआत में वहीं से करूंगा। अभी मैगजीन भी है, फर्स्ट विटनेस पड़ी हुई है आपके पास, जिसको मैं देख रहे थे। तो इस सिंदूर को लेकर बहुत चर्चा हुई, बहुत सिंदूर उड़ा, बहुत सिंदूर बहा जी। पाकिस्तान में। जो हमारी सेनाओं ने किया, जिस तरीके से जवाब दिया, मुझे लगता है कि उस पर बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी बहुत हुई, और इस राजनीति में खासतौर से कांग्रेस, जो आपकी पार्टी है, उसके रुख को लेकर और मोदी सरकार के रुख को लेकर, पहले फोरम इज योर्स, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे आप देखते हैं? थैंक यू राजकिशोर जी। देखिए, सबसे पहले हम इस पर जाए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर ज़रूरी था, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सवाल वहाँ से उठता है। तो पहलगाम में जो हुआ, जहाँ पर भारतीयों को नाम पूछकर, मज़हब देखकर, धर्म देखकर, आईडी चेक करते, कलमा बुलवाकर, पैंट खोलकर मारा गया, ये भारत का कर्तव्य था कि वो रिस्पॉन्ड करे, उन महिलाओं के लिए बदला लेना। और मैं महिला, आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ सेक्सिस्ट वे, क्योंकि फिर ट्रोल्स चालू हो जाएंगे महिला, नहीं, किसी भी भारतीय, लेकिन उन महिलाओं को बोला गया कि जाकर मैसेज दो। तो बदला लेना सरकार का कर्तव्य था, दायित्व था। सरकार से बहुत प्रश्न है, हम उस पर आएंगे, ये इंटेलिजेंस फेलियर की, हम सब उस पर आएंगे, बट ये ज़रूरी था। और पहलगाम की वजह थी आसिम मुनीर का वो हेट स्पीच, जिसमें उसने दो नेशंस को जस्टिफाई किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते। तो सरकार जो कह रही है बिल्कुल सही था, ये हिंदू और मुसलमानों में दरार करने के लिए ये ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा किया गया, तो उसका हमें रिस्पॉन्स करना बेहद ज़रूरी था। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, मुझे सरकार से एक नाराज़गी है कि हम रोक के क्यों, थोड़ा सा और हमें बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों को हमने 72 हुरों के पास भेजा, वो इसलिए ज़रूरी कि आज अगर भारत एक्शन नहीं लेता तो कल ये लोग यूरोप और अमेरिका पे अटैक करते। राजकिशोर जी, मैं कह रहा हूँ, ये भारत मानवता पे
एहसान कर रहा ये है इन आपने लोगों बहुत को। बड़ी बात कही है। आपने शायद एक विदेशी चैनल पर भी, अल जजीरा पर भी यही बात कही थी। यस, और इसको लेकर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में काफ़ी हंगामा मचा था और इसको पूरी दुनिया में सुना भी काफ़ी गया था। यस, ये बहुत वायरल हुआ। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, भारत मानवता पे एहसान कर रहा है पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को 72 हूरों के पास भेजकर। आप मुझे बताइए राजकिशोर जी, आप बहुत प्रसिद्ध है इस लाइन में और आप इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स और दुनिया को आप कवर करते। बर्लिन बॉम्बर का कनेक्शन है या नहीं पाकिस्तान से? लंदन बॉम्बर का कनेक्शन है या नहीं पाकिस्तान से? जिसने डैनियल पर्ल का सर तन से जुदा किया, वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन है या नहीं? ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका को घुटनों पर लाया, वो पाकिस्तान में पाया गया। ये सारे कनेक्शन पाकिस्तान से है। ये भारत पे सिर्फ अटैक नहीं है, आज भारत पे पाकिस्तान कर रहा है, कल वो यूरोप पे करेगा, परसों वो अमेरिका पे करेगा। ये भारत इन पे एहसान कर रहा है इनको मिटाकर। तो इनफैक्ट द वर्ल्ड शुड सपोर्ट अमेरिका। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, देयर इज नो डाउट। और लगातार हमने हमारा जो टॉलरेंस लेवल है उसको कम किया है और रिस्पॉन्स का लेवल बढ़ाया है। चाहे फिर वो पहले मोदी जी, मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूँ या पहले की सरकार की भी बात करूँ, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने उनको आइसोलेट किया, एक पूरी प्रोसेस बनाई ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आए। उसके बाद मोदी जी ने खुद गए पाकिस्तान, नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन के समय यहाँ पर बुलाया। इसके बाद आईएसआई को बुलाया पठानकोट, हालांकि मैं उसके अपोज था। हमने पूरी कोशिश की, हर प्रधानमंत्री ने कोशिश की, वाजपेयी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, कि इनके साथ संबंध ठीक हो। पर ये मुल्क है ही नहीं जिनके साथ संबंध ठीक हो सकता है। इनके साथ बिल्कुल संबंध ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुल्क बना है भारत से नफरत करने की बुनियाद पर। तो ये कभी सुधरेगा नहीं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये कभी नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि उनको लेसन सिखाया जाए कि आप अगर अटैक करोगे हम उससे ज़्यादा करेंगे, वी आर रेडी टू बेयर द कॉस्ट। तो वो तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ने कहा है कि एनी टेरर एक्ट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि इसमें व्हाट इज एक्ट ऑफ टेरर उसको डिफाइन करना होगा, ये मैं मानता हूं, क्योंकि इज अ लोन गनमैन एन एक्ट ऑफ टेरर जिस पे हम वॉर करेंगे, वो चीज़ों की डेफिनेशन आनी चाहिए। बट वी शुड हैव नो टॉलरेंस, क्योंकि ये सुधरेगा नहीं। मैं उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। आप भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री को देख लीजिए, नेहरू जी। उनका स्पीच था ट्विस्ट विद डेस्टिनी। उसके अंदर वो लिखते कि भारत की आज़ादी का मतलब है हर आंख से आंसू पोंछने की कोशिश करना और भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों को हटाकर भारत को प्रगतिशील बनाना। ये ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी में वो लिखे थे। उनके सारे वजीर आजम की स्पीच देख लो, इंशाल्लाह हमें कश्मीर लेना है। हमारे सारे आर्मी चीफ्स के आप इंटरव्यूज़ देख लेना, वो कहते हैं हमें भारत आर्मी को एक प्रोफेशनल आर्मी बनाना है और भारत को सिक्योर रखना है। उनका हर आर्मी चीफ कहेगा कि हमें कश्मीर को आज़ाद कराना है। उनका बेसिस है भारत से नफरत, वो नहीं सुधरेंगे। उनका जस्टिफिकेशन है भारत को ख़त्म करना। तो जब वो नहीं सुधरेंगे, यही उनका जस्टिफिकेशन, यही उनका डीएनए, तो उनसे बातचीत करते क्या फ़ायदा? थोड़ी बहुत बातचीत ट्रैक टू पर होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर देश है और हम भी है, मैं मानता हूँ। उसके अलावा हमें उनसे कोई संबंध नहीं रखना है, कोई राब्ता नहीं रखना है। तो तेजसिंह जी, थोड़ा सा इस पे अब आते हैं, घरेलू पॉलिटिक्स पे भी आना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे तो हम आ गए और जो हमने किया उस पर भी बात कर ली। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आप उसके बिल्कुल समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से आपने बोल दिया। लेकिन उसके बाद जब विदेशों में जब भेजे जाते हैं हमारे संसदीय दल, उसको लेकर कांग्रेस का रुख, खासतौर से डॉक्टर शशि थरूर, मनीष तिवारी या सलमान खुर्शीद, इन सब नामों को लेकर जिस तरीके से चर्चा होती है, फिर इसके बाद अभी नरेंद्र सरेंडर, इस तरीके की जो पॉलिटिक्स थी ये कांग्रेस की तरफ से की गई, इसको आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये क्या सही था इस मौके पर? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, भाजपा भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। लेकिन जब आप विदेश में जाते हो, आप सिर्फ तिरंगे को रिप्रेजेंट करते हो, आप नरेंद्र मोदी जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप तिरंगे को, आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपको भारत की ही बात रखनी होगी। तो वही बात सलमान खुर्शीद जी ने की, मनीष तिवारी जी ने की, कनीमोजी जी ने किया, शशि थरूर जी ने किया, मिलिंद देओरा जी ने किया। और हमें इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए कि विपक्ष के नेता इतनी अच्छी तरह से बात रखते हैं। ओवैसी साहब को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने भारत की बात रखी। तो हालांकि मेरे उनसे मतभेद है वैचारिक, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने बात रखी, ये भारत को आगे रखना होगा, भारत की बात करनी होगी। और ख़ास करके डॉक्टर शशि थरूर, बहुत सक्सेस मिला उन्हें, चाहे वो अमेरिका था जहाँ वो उन्होंने और मिलिंद देओरा जी ने पूरा अमेरिकन्स को ब्रीफ किया। वहाँ पर मिलिंद देओरा जी JD वैंस को मिले, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उनके पारिवारिक संबंध थे। उसके पहले कोलंबिया में स्टैंड चेंज किया देश का, वो शशि थरूर और मिलिंद देओरा जी ने किया। तो मुझे लगता है ये
देखो जब आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं ना, भाजपा कांग्रेस नहीं आती, सिर्फ भारत आगे होता है, भारत का इंटरेस्ट। और जैसे मैंने कहा, हम एक्चुअली मानवता पे एहसान कर रहे थे, हमें तो और अग्रेसिव होना चाहिए। तो ये जो ऑपोजिशन और बाकी एमपीज के डेलीगेशंस को भेजा गया, ये एक अच्छा पहल थी भारत सरकार द्वारा और मोदी जी द्वारा। और कांग्रेस को भारत बीजेपी को चेकमेट करना चाहिए था। अगर मैं कांग्रेस को एडवाइस देता, एक तो डॉक्टर शशि थरूर को मैं भेजता ही भेजता, क्योंकि एक नंबर 1 उनका डोमेन एक्सपर्ट तो है ही, वो पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे यूएन 19 नेशंस में 29 साल जिसने अपनी सेवाएं दी हों। बिल्कुल, और रिलेशनशिप है, तो मैं खुद ही उनको नॉमिनेट कर देता था कि बीजेपी स्टम्प हो जाए। और दूसरा, खुद अगर राहुल जी चले जाते, बीजेपी स्टम्प हो जाती। तो यू शुड ऑलवेज स्टम्प योर तो ऑपोजिशन। आपको लगता है कि इस समय राहुल गांधी को नेता विपक्ष होने के नाते अगर वो जाते जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, तो ज़्यादा बेटर होता? बीजेपी दुविधा में आ जाती। मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं, कर पर रहा हूं, मैं मैं पॉलिटिकल बात कर रहा नहीं, हूं। मैं कहता हूं अगर राहुल गांधी अगर अपनी तरफ से प्रपोज कर देते कि मैं जा रहा हूं, तो बीजेपी कैसे मना कर पाती? कर ही नहीं पाती, करती तो खराब लगती, और करते तो राहुल, तो सारा फोकस राहुल जी पे होता। एग्जैक्टली। ये पॉलिटिक्स है। देखिए, देश नंबर 1, बट हम पॉलिटिकल बात करें, मैं दोनों को अलग कर रहा हूं। तो अगर वो पॉलिटिक्स करे और बीजेपी करेगी, तो आप भी करो पॉलिटिक्स, किसने रोका है आपको? नहीं, आप मैं तो उनको ये कह रहा हूं ना कि आप Exactly. पॉलिटिक्स भी करते और देश नीति और भी देश- होती, और देश नीति मतलब भी होता। देश नीति और राजनीति दोनों साथ और चलती, तो सोचिए- क्या ये बस मिस कर दी राहुल गांधी ने? कांग्रेस ने। और अगर राहुल जी, आप सोचिए, राहुल जी जेडी वैंस को मिल रहे, अच्छा राहुल जी जाते तो एक एलओपी है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क है, सारे बड़े नेता उनको तो मिलते ही मिलते 100%। एक तो उनके भी पारिवारिक संबंध है सभी से 100%, वो सबसे मिलते। आप सोचिए आपको कितना मीडिया और सोशल मीडिया स्पेस मिलता। और राहुल जी देश की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे जो भी डिफरेंसेस है हम सरकार के साथ है। आप सोचिए, वहाँ पर बिलावल ने वो अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश की, हालांकि बिलावल के बातों में इतनी इंटेलेक्चुअल वो स्ट्रेंथ नहीं था और बहुत झूठ बोल रहा था, हमें तो सच बोलना था, पर बिलावल ने अपॉर्चुनिटी ली। तो ये चीज़ कांग्रेस मिस कर देती कभी कभी। और इससे मैं मुझे लगता है कि कभी कभी ये जो कांग्रेस के पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपका सवाल पॉलिटिक्स को लेकर है, वो थोड़ा एनजीओ टाइप पॉलिटिक्स है जो नहीं चलेगा। भारत बदल चुका है, पॉलिटिक्स 24/7 ऑन द स्पॉट और अग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है। और पॉलिटिक्स अब मीडिया में होती है, ऑन द फेस ऑफ इट होती है। राष्ट्रपति ट्रंप को देख लो, नाउ पॉलिटिक्स इज इंस्टेंट मीडिया में और सबके सामने होती है। देयर इज नो रूम नाउ फॉर बैकडोर ऑफ कोर्स बातचीत होती है, बट पॉलिटिक्स ऑन द फेस ऑफ इट होती है। नहीं, बट मैं फिर बिल्कुल चाहता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आप जवाब तो दें। बिल्कुल, कि राहुल गांधी अगर खुद अपना नाम देते और खुद जाते, तो उस पर देश का भी हित था और शायद कांग्रेस का भी हित था, उनका भी हित था। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की कि देश का भी फायदा करते और पार्टी का भी फायदा करते? विपक्ष ने ये अपॉर्चुनिटी मिस की। मैं तो कहता हूँ, अगर मैं विपक्ष को एडवाइस देता, राहुल जी, अखिलेश जी सारे चले जाते, सारे बड़े नेता, और फिर आके मोदी जी को ब्रीफ करते, एनएसी को ब्रीफ करते, एनएसी को बुलाकर ब्रीफिंग लेते, और तीनों चीफ्स को हमने क्या किया क्या नहीं किया। और ये उनका अधिकार भी है लोकतंत्र में करना। अब सोचिए, राहुल जी, अखिलेश जी, ये सारे चले जाते हैं, जैसे कनिमोझी जी गए, क्योंकि डीएमके की वो बड़ी नेता है, सुप्रिया जी गए, वो एनसीपी की बड़ी नेता है। तो ये जो अगर नेता चले जाते हैं, अभिषेक बैनर्जी, वो टीएमसी के बड़े नेता है, फ्यूचर वो ही टीएमसी को संभालेंगे ममता जी के बाद, जब ममता जी रिटायर करेगी। ये लोगों ने अपॉर्चुनिटी ली, सुप्रिया जी ने, कनिमोझी जी ने, अभिषेक बैनर्जी ने। ये अपॉर्चुनिटी अखिलेश जी ले लेते, राहुल जी ले लेते। अच्छा, अखिलेश जी, ये ठीक है, एमपीज का डेलीगेशन था, और अखिलेश जी भी एमपी है, वो अपना नाम भेजते, मना नहीं कर पाते। नहीं, उनकी पार्टी से राजीव राय गए थे, राजीव राय गए, अखिलेश जी चले जाते हैं, राहुल जी चले जाते, तेजस्वी जी चले जाते, एक जो वो हो जाता ना वो, और ऑपोजिशन को पूरा इंडिया अलायंस रिवाइव हो जाता, क्योंकि आप इंडिया के लिए जा रहे हो। बिल्कुल। और राहुल जी को जाना, एलओपी में जाता, अगर मैं एलओपी होता मैं जाता 100%। मैं खुद, अगर मैं एलओपी होता मैं खुद जाते, प्रधानमंत्री से मिलता, प्रधानमंत्री जी से कहता आप मुझे ब्रीफ कीजिए, एनएससी को बुलाकर, आर्मी चीफ्स, तीनों आर्मी चीफ को, तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी चीफ को बुलाकर, सीडीएस को बुलाते, मुझे आप ब्रीफ कीजिए और मैं खुद जाकर बात करूँगा। मैं खुद ये वॉलंटियर करता हूँ। उसके बाद सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भेजना चाहते हैं नहीं, और उनका अधिकार है, बट वो नहीं करते तो वो बुरे लगते। नहीं, पर वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई। आपने तो ये कहा कि अब यहाँ पर आकर आपने नरेंद्र सरेंडर शुरू कर दिया। ये जो पूरा बयान गया पूरी दुनिया में, इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, बीच में भी बहुत से इस तरीके के बयान आए। तो कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने वाकई शासन, मुझे याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि जो है कांग्रेस अपने आप में पार्टी नहीं, वो सत्ता का एक चरित्र है। करेक्ट। यानी इतने दिन सत्ता में रहे, लेकिन इतने दिन सत्ता में रहने के बाद उनको ये इंटरनेशनल जो इंटीग्रेसीज हैं, उनके
गूढ़ अर्थ उनको नहीं समझ में आते हैं और इस तरीके से वो फंस जाते हैं और भारत का पक्ष कमजोर करते दिखाई पड़ते हैं। ये कौन सी कांग्रेस है? देखिए, फिर से सरेंडर सिर्फ पाकिस्तान ने किया, सीज फायर की मांग उन्होंने की, उन्होंने भीख मांगी 3:30 बजे 10 तारीख को। ये बात अब एब्सोल्युटली क्लियर, पाकिस्तान ने भी इसे डिनाई नहीं किया। और शहबाज शरीफ जो वहाँ के वजीर आज़म हैं, उन्होंने ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही, कि फजर की नमाज के बाद वो भारत को मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त हो गया और हमने ब्रह्मोस से उनके जो एयरबेस है खास करते नूरका को डैमेज कर दिया। उसके बाद प्लेन ही टेक ऑफ नहीं कर पाए। तो जब ये बात क्लियर हो गई, तो बात ये है कि अगर हमें मोदी जी को और बीजेपी को घेरना है तो पॉलिटिकली घेरना चाहिए और ग्रेविटास से सवाल पूछना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहिए कि बार बार इंटेलिजेंस फेलियर्स क्यों हो रहे। इसके पहले हुआ पठानकोट में, उसके बाद हुआ पहलगाम, और पहलगाम के बीच में हुआ पुलवामा में, तो बार बार इंटेलिजेंस फेलियर्स, ये सही सवाल है। आसिम मुनीर के उस हेट स्पीच के बाद रॉ डेस्क क्या कर रही थी, हमने क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया, ये अच्छा सवाल है पूछना। तीसरा सवाल है उनसे पूछना कि हमने जब ऑपरेशन बंद किया जो, या उस पर पॉज किया, या जो कुछ भी किया, हमारी जो भी टारगेट्स हमने अचीव किए, उसके बाद हमारे आगे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब हम बात करेंगे उनसे, कम से कम उनसे दाऊद क्यों नहीं मांगा। चलो हाफिज़ सईद मैं मानता हूँ कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, उसमें डिफिकल्ट होगी। दाऊद तो भारत का नागरिक है और भारत में उसने अपराध किया, दाऊद तो कम से कम मांग लेते हम, मिनिमम ये तो मांग लेते। इस पर आप घेर लेते मोदी जी को कि हमने सीज फायर किया, ठीक है। और देखिए, एक चीज़ हमें क्लियर करना चाहिए, आम आदमी आज समझता है मीडिएशन, क्योंकि ये बात बहुत आ रही है, और बातचीत में फ़र्क होता है। दो मुल्क अगर लड़ रहे हैं तो मीडिएशन और बातचीत, ऑफ कोर्स बाकी मुल्क बात करेंगे और यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करेंगे, बोलेंगे कि मोदी जी की ये शिकायत है आपसे, या जयशंकर जी ये कह रहे हैं आपसे। वो बातचीत और मीडिएशन में फ़र्क है। तो ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। और हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब देने के लिए हम उनको कह सकते थे कि आप इसकी बात कीजिए, ये डिमांड कर सकते थे कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर चेयर करे, ये डिमांड कर सकते थे, ये जायज़ डिमांड है। स्पेशल सेशन का और स्ट्रांगली हम मांग कर सकते थे। ये चीज़ करना आप है। ये जितनी बातें कह रहे हैं, ये ग्रेविटास वाली बात बिल्कुल है, और इसमें आपको लोगों का साथ मिलेगा। नहीं तहसीन जी, आप जितनी बातें कह रहे हैं मैं सबसे सहमत हूँ। ये वाकई ऐसे जेन्युइन प्रश्न है जो सत्ता पक्ष से पूछे जाने चाहिए, मैं मानता हूँ विपक्ष का एक काम है। लेकिन आप न सिर्फ कांग्रेस के समर्थक हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो गांधी परिवार से आपके पारिवारिक संबंध भी हैं। हालांकि मैं उसको बिल्कुल अलग रखता हूँ फिर भी, लेकिन वो जो सच्चाई है सच्चाई है। क्योंकि अगर मिलिंद देवड़ा अपने पारिवारिक संबंधों के चक्कर में मिस्टर वांस से मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ होती, ये आपकी बात कांग्रेस में या विपक्ष के लोग नहीं सुन पाते हैं, या आपने उनको समझाया ही नहीं, या उनके पास सुनने का समय नहीं। बहुत समझाया, बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है विपक्ष में, खास करते कांग्रेस में बहुत लेफ्ट हो चुकी है राजकिशोर जी, और लेफ्ट की पॉलिटिक्स दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। ये थोड़े बहुत जीत जाएगी, जैसे न्यूयॉर्क में वो मेयर जीत गया, जहाँ पे थोड़े बहुत बेसिस है वो जीतेंगे, बट ओवरऑल ये ख़त्म हो रही है लेफ्ट की पॉलिटिक्स। और नया भारत जो है, जो न्यू इंडियंस है, यंग इंडियंस है, वो एस्पिरेशनल है। वो लेफ्ट नहीं रहना चाहते। वो नहीं चाहते कि सब गरीब रहे, वो चाहते सब पैसे वाले रहे, वो चाहते अग्रेशन हो, वो चाहते कि हम अपनी बात खुलकर सामने रखें। वो चेंज हो चुका है, दुनिया भर में ये चेंज आ चुका है, खास करते लोकतांत्रिक मुल्कों में, और वो चीज़ हम पकड़ नहीं पा रहे। हम आज भी गलत ईरा में रह रहे। पीएम ने एक स्पीच कहा था पार्लियामेंट में, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, शायरी की थी, आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, लेकिन खुदा की कसम आपको यकीन नहीं है। ये सच हो रहा है। आपको पता नहीं कि किस तरह से जो कॉमन वोटर है वो दूर जा रहा है। अब देखिए, ये जो सिंदूर का मजाक उड़ा रहे थे, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री ने उड़ाया, मेरी मम्मी जो एक मुसलमान औरत है, विडो है, और पूना में नहीं थी, पॉलिटिक्स से उसका कोई मतलब नहीं, उससे शहजाद और तहसीन क्या करते उससे कोई मतलब नहीं, और हमेशा जिंदगी भर उसने कांग्रेस को वोट दिया। वो बेचारी जाकर कांग्रेस को वोट दिया, जिंदगी उसको, वो बीजेपी को कभी सोच नहीं सकती वोट देना। उसने मुझे पूछा कि यार आप सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन सिंदूर की रक्षा तो भाई भी करता है, बाप भी करता है, ससुर भी करता है, देवर भी करता है, तो आप उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नेशन 1 सिंदूर, 1 नेशन 1 हस्बैंड, मोदी जी के बारे में, जो कि बहुत गलत था, मेरी मम्मी ने ये बात कही। आप सोचो, एक मुसलमान विधवा को जो पूना में रह रही, कितना बुरा लगा उस चीज़ का। आप कनेक्ट ही नहीं पा कर, जो कांग्रेस की वोटर है, मुख्यमंत्री उसका मजाक उड़ा रहे पंजाब के। ये चीज़ सही नहीं है। आप उन लोगों को खो रहे हो जो आपके कोर वोटर्स है, उनको ये बात बुरी लगी। वो कह रही है बाप भी तो सिंदूर का बदला लेगा, ससुर भी लेगा, देवर भी लेगा, ये क्या हो रहा है मजाक, वो कह रही है, और वो कांग्रेस की वोटर है। आपकी बातों से तहसीन, मतलब मुझे शहजाद याद आ रहे हैं, क्योंकि मतलब शहजाद इस समय
भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपके छोटे भाई हैं जी। और वैसे मैं अभी देख रहा हूँ जब आप चाय पी रहे हैं तो आपके हाथ में जो है जय हिंद और जय भारत, हाँ। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कैमरे के सामने आपको करना चाहिए। वाह, खूबसूरत। ये टैटू कैसे बनवाया आपने? पहले इस पे चर्चा कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा अभी बात करते करते बड़ा खूबसूरत कलरफुल है, बिल्कुल तिरंगा इस तरीके का कम देखने को मिलता है जी। ये हुआ क्या कि मैं गया था बिग बॉस में। अब बिग बॉस में उस वक्त थोड़े कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि वो उनको ये डर था कि अगर मैं हमेशा ये पहनता हूँ। वो तो मुझे याद है, जब आप शर्ट पैंट या कोट भी पहनते तो उसमें भी रहते हैं, ठीक है। मैंने ये हर देश में पहना है, कहीं पर भी मैं निकालता हम लोग नहीं। कई शो में एक साथ बैठे हैं इसलिए इसका जी मुझे सर। अंदाजा है जी। तो इन्होंने कहा ये मत पहनी, क्योंकि अगर बिग बॉस में कहीं कुछ किसी ने फेंका, वो शो रियलिटी शो है, धक्का लग गया तो हम तकलीफ में आएंगे लीगली। ओके। अब मुझे टैटू करना ही करना था अपनी लाइफ में, कुछ जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो, मेरी आइडेंटिटी रहे। और इन्होंने ये मना किया तो मैंने कहा कि इससे बेटर क्या होगा, टैटू तो करना ही है। तो मैंने ये बिग बॉस के लिए किया और इसका फ़ायदा बहुत होता है। जब भी भाजपा वाले बोलते हैं आप देशद्रोही हो, मैं बोलता हूँ टॉक टू द हैंड। बहुत फ़ायदा हो जाता है इससे। चलिए, मुझे लगता है कि पता नहीं कांग्रेस शायद आपके साथ थोड़ा सा आपको तिरंगे tutorial के लिए देना सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही लड़ी थी। ये तिरंगा लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। गांधी जी ने और नेहरू जी ने, अच्छा नेहरू जी और गांधी जी में जो एक डिसएग्रीमेंट हुआ था वो इस तिरंगे को लेकर ही हुआ था। जब नेहरू जी ने कहा मैं फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और फिर रवि के किनारे नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने इस तिरंगे को लहराया था। कांग्रेस इस पे क्या, ये तिरंगा कांग्रेस इसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ी है। इसीलिए मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि आज की बात अगर मैं कहूँ, अगर मैं शहजाद के शब्दों में कहूँ कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस रही नहीं जो महात्मा गांधी या नेहरू या बोस वाली कांग्रेस थी। उस कांग्रेस से तो पूरी हो गई। अभी आप भी कह रहे हैं कि बहुत लेफ्ट लीनिंग हो गई है, बहुत मतलब जो है वामपंथ की तरफ जाती चली जा रही है, और जो सच भी दिखाई पड़ता है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ क्या तहसीन पूनावाला आने वाले समय में हमें कहीं थोड़ा सा दूसरी तरफ नहीं, जाते दिखाई पड़े? इम्पॉसिबल। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ नहीं, तो सवाल ही नहीं आता कहीं जाना। मैं बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ हूँ। सिर्फ राष्ट्रवाद और नेशनल इंटरेस्ट में जो सरकार करती है मैं उसके साथ हूँ। अगर सरकार में इत्तेफाकन बीजेपी है तो मैं उनके साथ हूँ। अगर कांग्रेस होती है और नेशनल इंटरेस्ट में ये करती मैं उनके साथ होता। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उनके खिलाफ हूँ। और बीजेपी के बहुत सारी मैं नुक्स निकालूंगा आपके शो पर प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट लीनिंग आपको बाहर जाना होगा। कांग्रेस में आज भी बहुत अच्छे नेता है जो आपको चुनाव जिता सकते हैं। सचिन पायलट, शशि थरूर, मनीष तिवारी। आपने शशि थरूर का नाम ले लिया। अब शशि थरूर को तो प्रधानमंत्री ने मॉस्को भेज दिया है। मैंने अभी देखा कि वो जब केरल गए तो केरल में जो उपचुनाव थे जहाँ पर जीती है कांग्रेस, उस चुनाव में शशि थरूर को बुलाया नहीं गया। और लगातार वहाँ देखने को मिल रहा है कि, और डॉक्टर थरूर ये बात लगातार कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी की जा रही है, क्योंकि 4 बार ऐसे स्टेट से सांसद बन के आना जहाँ पर लेफ्ट का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो। बीजेपी ने अपना बहुत स्टारवर्ट लीडर वहाँ पर राजीव चंद्रशेखर को लड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी नंबर 1 पे शशि थरूर, नंबर 2 पे राजीव चंद्रशेखर, नंबर 3 पर जो है लेफ्ट रहती है। Correct. इसके बाद भी शशि थरूर की अनदेखी। दूसरा, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया तो देखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लगातार इस तरीके की चीज़ें देखते चले आ रहे हैं। जेन्युइनली मैं मानता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, शहजाद, इन लोगों को खोना कांग्रेस के लिए नुकसान। मैं यही तो चिंता है, बिल्कुल तहसीन जैसा समर्थक तो नहीं खो देगी कांग्रेस इस तरीके से? नहीं, मैं तो हमेशा उनको वोट करूंगा, नहीं, लेकिन पर मैं क्यों? चाहता हूँ ये सुधर जाए। नहीं, पर क्यों? अगर आप कहते हैं कि आप नेशनल इंटरेस्ट के साथ में हो, और अगर आप भाजपा वालों को अगर ये तिरंगा दिखाते, तिरंगा आपके सीने पर भी लगा हुआ है, अगर उसके हितों के खिलाफ कोई जाता दिखाई पड़ता है तो फिर आप कैसे रहेंगे किसी के साथ? क्योंकि भाजपा को देखिए, मेरी आइडियोलॉजी उनसे मेल नहीं खाती है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रख सकता। जिस तरह की वो बातें करते हैं, अभी देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस तरह से विजय जी ने बोला, भाजपा ने कोई एक्शन नहीं दिया। राष्ट्रवाद पे सबसे ज़्यादा वोट भाजपा ली थी वर्तमान में, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया उस मिनिस्टर पे? क्या होगा? भाजपा कोई मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं आ रही है कि उससे मंत्री पद से निकाल दिया। मैं ऑफकोर्स नहीं कह रहा हूँ जेल में डालो या उसको एमएलए पद से निकाल दो, वो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिस्ट्री से तो निकाल सकते। उनके उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में क्या कहे भारत की सेना को लेकर कि नतमस्तक है मोदी जी के पैरों पर, क्या एक्शन लिया उन पर? वो उधमपुर के उनके विधायक ने क्या कहा? उनके दूसरे के महिलाओं ने खुद की रक्षा नहीं की। ये क्या कहने की बात है? यहाँ पहलगाम को लेकर उनके दूसरे एमपी ने क्या कहा जम्मू में कि भारत की एयरफोर्स सो रही थी। बीजेपी खुद भी कुछ नहीं करती। एक तो राष्ट्रवाद पे वोट लेती, करती कुछ नहीं, वो उनकी भी हिपोक्रेसी। और दूसरी चीज़ बीजेपी से जो मुझे लगता है जो बीजेपी का डाउनफॉल होगा अगर विपक्ष इसको पकड़ पाए, उनकी इकोनॉमी।
फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमन मैम की मिनिस्ट्री और जितने भी बाबू है, ये नरेंद्र मोदी जी के डाउनफॉल के कारण हो गए। आप ये चीज़ लिख कर ले लो, अगर विपक्ष इसको पकड़ पाए। आप देखिए हर कॉमन जगह राइडर लगा रहे इफ तो पकड़, विपक्ष ये मुद्दे उठा ही नहीं रहे। मुद्दे कौन से उठा रहे? विपक्ष तो सरेंडर कर रहा है, सर तन से जुदा कर रहा है, ये सब चीजें कर ये रहा है ना। पार्लियामेंट पे शेर हंस रहा है या गुस्से रो रहा में है। रो रहा है, ये मुद्दे नहीं है। आप देखिए, आप ये मुद्दे उठाइए कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। टैक्स के नाम पे टेररिज्म हो रहा है इस देश में, जीएसटी का एक्सटॉर्शन हो रहा है, पॉपकॉर्न के अलग अलग रेट लगा कर रखे। जिस जीएसटी की कल्पना मनमोहन सिंह जी ने की, एक विद्वान व्यक्ति ने, जो एक देश में 2 टैक्स रेट मैक्सिमम होनी चाहिए, 5-6 टैक्स रेट है जीएसटी के अंदर, पॉपकॉर्न के अंदर अलग टैक्स रेट। राजकिशोर जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी पे 18% जीएसटी है, सीट के ऊपर 28% जीएसटी, टायर पे 28% जीएसटी। आप गाड़ी खरीद सकते हो सीट और टायर के बिना। ये क्या मजाक लगाया है देश के अंदर? ये बाबू लोगों को कोई आइडिया नहीं है, देश को बर्बाद करे। फाइनेंस मिनिस्ट्री मोदी जी को सबसे ज्यादा नुकसान। कल ही मैंने ट्वीट किया, बहुत वायरल ट्वीट हुआ और सारे बीजेपी के सपोर्टर्स भी मेरे साथ थे। केवाईसी, हर साल केवाईसी करो। क्यों भाई, क्यों करना है केवाईसी? आपके पास मेरा बैंक अकाउंट है, डिटेल्स है, मेरे एफडीज है, आप केवाईसी करो। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा नुकसानदायक होगा भाजपा के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री। सेकंड, टेक को लेकर कोई विजन नहीं है फ्यूचर वेब 3.0 को लेकर। वेब 3.0 को लेकर हमारी पॉलिसी क्या है? फिर से मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री पे आता हूँ। क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है? टैक्स तो आप ले रहे हो। पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है और भारत भी जा रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी को श्रेय दे रहा हूँ, जो उन्होंने एआई का स्पीच पेरिस में दिया, मुझे लगता है एक्चुअली एक स्टेट्समैन वाला स्पीच दिया उन्होंने। यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है? जितने भी स्टार्टअप से बंद होते दुबई जा रहे हैं, जितने भी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं जिनके 50 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति है या पैसे है, वो सारे दुबई में घर खरीदे। आप दुबई इस वक्त मेरे साथ, हम यहाँ से एयरपोर्ट जाते, दुबई जाते, आपको आधे दिल्ली के लोग वहाँ मिलेंगे, आपके सारे आपके सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यहाँ पर आपने मुश्किल करते रख दिया है। क्यों सारे लोग जा रहे हैं? क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है? इस पर सोचना चाहिए। ये डाउनफॉल होगा इस सरकार का अगर हम इन मुद्दों को पकड़ सके। लोगों के पास नौकरियां नहीं है। हमारी फ्यूचर पॉलिसी अगले 20 साल के लिए क्या है? जैसे एआई आ रही, क्वांटम कंप्यूटर्स आएगा, हम नौकरियां कहाँ से पैदा करेंगे? कैसे हम हमारी यंग पॉपुलेशन को इंटीग्रेट करेंगे? इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। और भारत में बताइए ना कि विपक्ष, सत्ता पक्ष को ये याद दिलाने का जो काम है, ये विपक्ष का है। जो आप बातें कह रहे हैं मुझे सुनने में अच्छी लग रही है। इस पे कुछ चीज़ों पे मेरे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाता हूँ जी। लेकिन आपके मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार असहज हो सकती है। बिल्कुल। परंतु विपक्ष किस में बिजी है? वो जाति जनगणना पर बिजी है, राइट। वो साथ में कोई पीडीए पर बिजी है, कोई किसी मुद्दे पर बिजी है। तो कुल मिला के जिस तरीके का पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है, अगर भाजपा पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, तो विपक्ष पर ये लगेगा कि वो जातीय जो है सद्भावना का जो होता है, जो उसको बिगाड़ने की कोशिश करती है। दोनों अपने अपने तरीके से आरोप लगाते हैं। तो सारी जो पॉलिटिक्स तो इसी में घुसी रही जा रही है और देश इसमें आगे नहीं जाएगा। आप सरकार को, अगर मैं पार्लियामेंट में होता, फॉरेन पॉलिसी, बांग्लादेश में प्लान बी क्या है? राजकिशोर जी, आज 1 साल हो गया वो एनजीओ वाला चला रहा है बांग्लादेश, वो एनजीओ वाला 1 साल से हो गया। क्या है, हिंदुओं पे आज भी अटैक्स हो रहे बांग्लादेश में? 1 साल हो गया, क्या किया हमने? हाँ, प्लान बी क्या है बांग्लादेश में? आप बताइए, आप बहुत वरिष्ठ है, आपको पता है। सीरिया में हमारा प्लान बी क्या है, जहां हमारी इन्वेस्टमेंट है? आज भी 4000 भारतीय सीरिया में, क्या है प्लान बी? वेस्ट एशिया में हमारा प्लान बी क्या है? क्योंकि अब उस रीजन में जो तनाव है, जो है, वेस्ट एशिया में हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, ईरान में हमारे इन्वेस्टमेंट्स है। हम इतने खुश, ईरान को, मैं, दोनों हमारे दोस्त हैं, मैं किसी एक के साइड पे नहीं हूँ, इतने खुशियाँ मना रहे, ईरान को मारे। भाई, हम अफगानिस्तान कैसे जाएगी? ईरान का एयर रूट बंद हो गया तो अफगानिस्तान बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। हम सेंट्रल एशिया को कैसे एक्सेस करेंगे? ईरान बंद हो गया। इस पर विपक्ष घेर ही नहीं रहा है सरकार को। सोनिया जी का वो आर्टिकल बहुत अच्छा था, एडिटोरियल हिंदू में, बहुत ही अच्छा था। पर कैसे अच्छा था जब वो, एक तरफ तो आप गुट निरपेक्ष होने की बात करते रहे नेहरू जी के समय से, और आप पूरी तरीके से आप कह रहे हैं कि ईरान का पक्ष लें, इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन इजराइल के साथ जो हुआ उस पर आप ना खड़े हो। तो अगर हम उस आर्टिकल में उन्होंने किया, और अगर हम अपने जो आप जो बता रहे हैं कि आशावादिता, मतलब निराशावादिता जो उसमें दिखाई पड़ रही कि हमारा प्लान बी क्या है। हमारे जब भी नागरिक फंसते हैं, चाहे अफगानिस्तान में फंसे हों, चाहे अभी अगर हम बात करें ईरान और इसराइल की, तो आराम से हम निकाल के लेके आ गए, दूसरे देशों के भी दूसरे देशों के लेकर आए। तो इन परिस्थितियों में ये कहना कि हमारा कोई प्लान भी नहीं है, हो सकता है हमको और आपको ना पता हो, लेकिन कम से कम इस मसले पर तो अभी हमारी भारत की सरकार ने निराश नहीं किया है। मैं फिर से थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ। ठीक है।
सोनिया जी के उस आर्टिकल को मैंने तारीफ की, कांग्रेस के स्टैंड को नहीं, क्योंकि उस आर्टिकल में अगर आप पढ़े तो उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर वाज अ टेरर अटैक, जो सब मानते हैं हमास एक आतंकवादी संगठन है और जो किया इसराइल के साथ गलत किया, नो इफ नो बट। उसमें उन्होंने लिखा इसराइल इज आवर फ्रेंड, उन्होंने क्लियरली लिखा है, और इसराइल भारत का दोस्त है और हमेशा रहेगा, ये बात मानना चाहिए। बट मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ये बात मैं इस सरकार को साधुवाद देता हूँ कि जहाँ पर भी हमारे नागरिक फंसे हुए, ईरान के लिए मैंने खुद कोऑर्डिनेट किया। मुझे कुछ बच्चों का ट्वीट आया था जो कश्मीरी बच्चे कि ईरान में फंसे हुए और दिक्कत थी, मैंने खुद कोऑर्डिनेट किया और मैं सरकार को पूरी तरह से बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से सरकार के ब्यूरोक्रेट्स ने कोऑर्डिनेट करते सारे अरेंजमेंट किया, इट वाज अनबिलीवेबल, और भारत के लिए एक्सेप्शन किया गया। पर ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ, आपको याद है गल्फ वॉर के टाइम पर सद्दाम हुसैन ने भी किया था, और अन्य जगहों पर हमने सारे, ये लिबिया में हमने रेस्क्यू किया है। तो ये सारी चीज़ भारत का एक ट्रेडिशन है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्लान बी, कि आज सीरिया के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, हमारी रिफाइनरीज है, हम वहाँ से ऑयल ले रहे हैं। सीरिया का एक आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज सीरिया का हेड है। हमारे असाद परिवार से और असाद के रेजिम से बहुत अच्छे संबंध थे। हम क्या कर रहे हैं आज, क्योंकि असाद गया उसके 1 साल पहले ही वो भारत आया था, लीला के ऊपर रुका हुआ था, असाद के जो मेन जनरल से, रशिया के माध्यम से वगैरह। तो आज हमारा प्लान बी क्या है? बांग्लादेश जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है, हमारा प्लान बी क्या है? मैं उस माध्यम से पूछ रहा हूँ, मैं आलोचना देश हित में पूछ रहा हूँ, और उसमें अगर सरकार के पास जवाब हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाना चाहता हूँ ताकि सरकार मजबूर हो इस पर जवाब देने के लिए। मैं आशा करूं कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि इस बार पार्लियामेंट में कांग्रेस के या विपक्ष के सांसदों की तरफ से सरकार पर ये सवाल दागे जाएंगे। बिल्कुल, और सरकार से फिर पेशेंस होना चाहिए कि सरकार उसका जवाब दे, और सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए उसका जवाब दे, ना कि पार्लियामेंट को। सरकार भी ये कोशिश करती है कि पार्लियामेंट ना चले। वो अभिषेक मनु सिंघवी जी के बेंच के नीचे 50,000 रुपये मिले, उसके लिए पूरा पार्लियामेंट का एक दिन आपने वेस्ट कर दिया, यानी कि 2-3 करोड़ रुपए का 50,000 का किसी का बंडल मिला। ये कोई सेंस है? सरकार भी एक तरह की गलत काम कर रही है। ये कोई लॉजिक है? उसमें हम इंक्वायरी बिठाएंगे, 50,000 रुपया था और था भी, और ये कोई, सरकार भी नहीं चाहती कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट के अंदर, सरकार भी भाग रही है डिस्कशन से। तो सरकार, लेकिन देखिए, सरकार तो चाहेगी ना डिस्कशन ना हो, उनका तो उसमें फ़ायदा है, उसमें उनका ही एजेंडा चलेगा। आपको कोशिश करना चाहिए कि पार्लियामेंट चले और सरकार मजबूर हो कि जवाब। तो उल्टा रहा ना, विपक्ष तो खुद नहीं चलने दे रहा है। महात्मा गांधी की कभी मूर्ति के सामने बैठकर प्रदर्शन होते हैं, कभी जो है वहाँ पर उसके गेट पर जो है मकर द्वार पर बैठकर जो है प्रदर्शन होते हैं। जो नई पार्लियामेंट बनी उसमें मकर द्वार भी है, आप जानते हैं, वहीं पर बैठकर यहाँ पर राजनाथ सिंह जी चल रहे थे, फिर सबको फूल ले रहे थे, सब चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब है कि विपक्ष को सदन अगर वाकई चलाना है, सवालों से घेरना है, तो विपक्ष को उस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी ना, लेकिन वो हंगामे से आगे बात बढ़ नहीं पा रही। और रिसर्च करना पड़ेगा। और सवाल जैसे मणिपुर पे, देखो मैं अमित शाह जी पार्लियामेंट में भी आजकल अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं वो, लेकिन आप अमित शाह जी को घेर सकते थे मणिपुर के ऊपर। आप उनसे पूछ सकते थे कि जितने भी, चाहे कुकी है या मैती हो, उनके पास असॉल्ट वेपन्स कहाँ से आए। आप जानते हो राजकिशोर जी, पहली बार भारत के इतिहास में वो जिन्होंने असॉल्ट वेपन्स लिया ना, वो पुलिस के आर्मरी से अपना आधार कार्ड छोड़ते गए और असॉल्ट वेपन ले गए। ये सवाल पूछो ना गृह मंत्री से, उनको फंसाओ। तभी 356 नहीं लगा था जब मणिपुर पे डिस्कशन हुआ। आप गृह मंत्री से आपको पूछ सकते थे 355 लगाया, 356 क्यों नहीं लगाया? भारत के इतिहास में पहली बार तब हुआ था कि 356 आप लगा नहीं रहे थे। चीफ मिनिस्टर के ट्वीट्स डिलीट करवाए गए थे एन बीरेन सिंह जी के पीएमओ द्वारा। किस तरह के घटिया ट्वीट्स उन मुख्यमंत्री ने किया था, उस पर घेरते कि इस तरह के ट्वीट्स करने चाहिए थे जब मणिपुर जल रहा था। इन सवालों पे आप गृह मंत्री को घेरते, आपने फ्री पास दे दिया। और दूसरा चीज़ है मीडिया मैनेजमेंट, इस पर उनको काम करना होगा, कांग्रेस को खास करते। ये दो चीज़ मुझे तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी लोगों को कहना पड़ता है, कहते हुए सुना है कि मीडिया मैनेजमेंट हमारा बड़ा ख़राब है। आप देखिए कि लड़ाई हम जीत कर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष कह देता है कि मोदी हार गए, मोदी हार गए, मोदी सरेंडर कर दिया। लेकिन आपने नरेंद्र सरेंडर पर भी कुछ नहीं बोला कि कैसे देखते हैं इसको, ये और किसी ने नहीं कहा। आपने तमाम विजय शाह और तमाम नेताओं की बात की, लेकिन ये मैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं हूँगा नहीं ना, आप भी जानते हैं मुझे। आपको जानता हूँ। तो नरेंद्र सरेंडर, ये नेता विपक्ष जब इस तरीके की भाषा बोलते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? मैं जेन्युइनली एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें जो भी सवाल उठाने चाहिए वो डिसेंसी के दायरे में उठाने चाहिए, और हमें सवाल करने चाहिए, जमकर खुलने चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन ऐसे कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोनों साइड से जिससे पर्सनल अटैक्स हो। पर्सनल अटैक सोनिया जी और राहुल जी पे भी हुए, जर्सी का हो, इटालियन बछड़ा वगैरह। हमें इनसे बचना चाहिए और स्तर बढ़ाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को
खास करते ग्रेविटास से इंटेलेक्चुअल सवाल पूछने चाहिए। और ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि देश क्या सोचेगा, क्योंकि देश एक्चुअली अब मैच्योर हो चुका है, हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो गई है। तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल देश के लोगों को समझ में आता है, हमें ब्रेक डाउन करते सिंपली उसे नहीं पूछना है। आप जैसा चाहो उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछ सकते हो, देश के लोगों को समझ में आएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। सब लोग अब जागरूक हो गए। तो मेरा इसमें यह है कि आप पर्सनल अटैक से ज़्यादा अगर हम इसी को, यही चीज़ को हम दूसरा कह सकते हैं, जो मैं यही चीज़ मैं इससे अग्री करता हूँ कि सवाल पूछना चाहिए। तो यही चीज़ मैं कैसे पूछता हूँ हर चैनल पर और आपके माध्यम से पूछ चुका हूँ कि मैं अपनी सरकार पे पूरी तरह से यकीन करता हूँ कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया और 100% उन्होंने सीज फायर किया, उसने डिनाई भी नहीं किया। लेकिन बार बार राष्ट्रपति ट्रंप अभी 17 या 18 बार उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिएट किया है और ट्रेड डील करवा रहे। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप पे भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात एफिडेविट में उनके कोर्ट में भी दी है। मैं सिर्फ चाहता हूँ मेरे प्रधानमंत्री, ना कि फॉरेन सेक्रेटरी, राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब पार्लियामेंट में दे या स्पेशल सेशन बुला कर दे या ऑल पार्टी मीटिंग में दे दे। बस मैंने प्रधानमंत्री पे यकीन है। अब यही चीज़ मैं ही पूछ रहा हूँ, आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे। ये आपने जैसे कहा शुरुआत में, सलीके से पूछे, यही चीज़ पूछे। और मैंने हर चैनल पे कहा ये बात, और किसी ने मुझे नहीं कहा आप देश के खिलाफ बोल रहे हो, सबने इसको अप्रिशिएट किया। यही चीज़ आप उसको डिसेंटली पूछ सकते हो। हाँ, लेकिन ट्रंप की जहाँ तक बात रही तो अभी तो मुझे मैं ट्रंप का फ़ैन हूँ बाय द वे। नहीं, आप फैन हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने उनको तमाचा मारा, इजराइल कह रहा है हम किसी से पूछकर हमला नहीं करेंगे, और तो और बराक ओबामा ने कह दिया है कि जो है लोकतंत्र यहाँ पर भी खतरे में, और वो जो व्यक्ति जो है पूरी जो टेररिज्म एक तरीके से जो पैदा कर दिया है उन्होंने, ये अमेरिका की छवि को ख़राब कर रहा है। और तो जाने दीजिए, वहाँ की जो कंपनी, चाहे टिम कुक हो चाहे एलन मस्क हो, वो भी उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो वो तो चौथा एलन वापस आ गया, लेकिन मतलब उसमें झुकना कोई भी उद्योगपति नहीं, एलन को झुकना पड़ा। कोई भी उद्योगपति अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं लड़ेगा। देखिए, मैं ट्रंप की कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ, और हमें ट्रंप को समझना होगा। ट्रंप अपनी पूरी डिप्लोमेसी ट्विटर, सोशल मीडिया और दुनिया के सामने कर रहा है। ट्रंप ने परिभाषा चेंज कर दी डिप्लोमेसी की। अब वो बिहाइंड द सीन्स, आपको यकीन है वो रखेगा या नहीं आपकी सीक्रेट्स, वो जो है सामने। जिसने इसराइल को डांट लगा दी, प्लेन वापस ले आओ, हाई बोलते। आज तक ये लग रहा था और ये परसेप्शन था कि अमेरिका जो इसराइल बोलता है वो करता है। ट्रंप ने बता दिया बॉस वही है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ट्रंप ने इज़ अनप्रेडिक्टेबल। उस अनप्रेडिक्टेबल एक पर्सनैलिटी के साथ डील करना, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी सैनिटी मेंटेन करनी होगी। आप उससे लड़ नहीं सकते, नॉट बिकॉज वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, बिकॉज वो अनप्रेडिक्टेबल है उसकी बिहेवियर में। अब आप देखिए, नेटो के सारे देश जो शुरुआत में खिलाफ थे, क्योंकि उसने कहा मैं नेटो को डिसबैंड कर दूंगा, कल ही न्यूज़ आया, सबने कहा 5% स्पेंड करेंगे डिफेंस के ऊपर, सबने अग्री कर दिया 5%। इनफैक्ट जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पर्सनली कहा ट्रंप के साथ बैठे हुए, उसने बोला मैं इंग्लिश में ये बात कहूँगी, वी आर गोइंग टू 5%। तो सारे देश आगे लाइन पर। तो वो देखिए, वो उनके देश के हित में करेगा। अब उनका देश हित क्या है नहीं है, उसमें क्या पॉलिटिक्स है, मैं उसमें नहीं जा रहा, और उनका देश उनको मुबारक। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश हित में काम करेंगे, ईरान के खामेनी या उनके राष्ट्रपति उनके हित में काम करेंगे, नेतन्याहू और इजराइल के प्रधानमंत्री उनके हित में काम करेंगे। हमें अपना इंटरेस्ट दिखना है, और हमारा इंटरेस्ट है ट्रंप के साथ हम बनाए रखें। हमारा इंटरेस्ट है हम ट्रंप को बैलेंस करें, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। अब मैं एक चीज़ थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें, बहुत ये हो रहा है कि पाकिस्तान और ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को हाइफिनेट कर दिया। सही है, मुझे भी उस पर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो दस्तरखान पे जो बैठे हैं जाके आसिम मुनीर जी उसके बाद से बहुत सारी बातें हो रही हैं, जो बात ही हो रही है। लेकिन उसने इसराइल और ईरान को भी तो हाइफिनेट कर दिया, जबकि इसराइल उनका सबसे क्लोजेस्ट एलाय है। सेकेंड चीज़, एक हमें जानना है कि पाकिस्तान क्यों हाइफिनेट हुआ। पाकिस्तान ने ऐसे लोगों के साथ अब बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान, उन्होंने 3 लॉबिस्ट को हायर किया, और इसकी जिम्मेदारी मैं आपके शो पे ले रहा हूँ। किसी को अगर कोई लीगल है, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ कह रहा हूँ। पाकिस्तान ने 3 लॉबिस्ट को हायर किया है। एक राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड, एक वकील है, और एक तीसरा जो उनके परिवार का क्लोज सदस्य है। उनको करीबन $200,000 पर मंथ दे रहा है, या करीबन इतना, ट्रंप परिवार से लॉबिंग करने के लिए। अब उन्होंने क्या किया है कि एक पाकिस्तान वहाँ पर ट्रंप जी का जो क्रिप्टो है उसको माइन करने की पॉलिसी बना रही है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक, उन्होंने कहा हमारी क्रिप्टो की पॉलिसी नहीं है। उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री इशकदार ने भी कहा कि उनका कोई क्रिप्टो की पॉलिसी नहीं है। और उन्होंने उनके क्रिप्टो के बोर्ड पे ऐसे लोगों को ले आए अमेरिका से, जो अमेरिका में कॉन्विक्टेड है
जज ने कॉन्विक्टेड है क्रिप्टो फ्रॉड के, ओके। और वो ट्रम्प जी का क्रिप्टो माइन करना चाहते हैं। तो ये एक पहलू भी है जो हमें समझना होगा। मैं आप इस कह रहे हैं कि ये दो देशों के बीच में नहीं, दो व्यक्तियों के बीच में है। दो व्यक्तियों के बीच में, जबकि भारत ये नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं 100 और इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं 100% तो ये कर रहा हूं। इसके सोर्सेस क्या हैं आपके, मतलब चूंकि अगर आप पूछे मुझे कैसा पता चला, क्योंकि वहां पर उनके सेनेट में, उनके कांग्रेस में, उनके जो हाउस है उसको कांग्रेस कहा जाता है, उनके कांग्रेस में हर महीना फाइलिंग होना आता है। जो लॉबिस्ट है, खास करके जो इंटरनेशनल लॉबिस्ट है और जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के बिहाफ पे लॉबिंग करते हैं, वो फाइलिंग करना पड़ता है। उसी पर तो टेड क्रूज और टकर कार्लसन के ऊपर वो जो हुआ, जिसने कहा कि आईपैक क्यों नहीं कर रहा फाइलिंग इसराइल को लेकर, वही तो हुआ। फाइलिंग इज कंपलसरी। तो फाइलिंग्स मैंने पढ़े। अब ये भारत सरकार भी नहीं कर पाती ये सारे काम। मैं बता रहा हूँ देश हित में मैं क्या क्या करता हूँ। तो ये चीज हुआ है, इसलिए वो दो लोगों के बीच में डील है, जबकि भारत ये नहीं कर सकता। भारत को सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर पाएगा, चाहे कोई भी सरकार हो। तो ये थोड़ा सा हाइफिनेशन इस वजह से हो गया है। लेकिन अल्टीमेटली ट्रम्प साहब मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर में आएंगे भारत। जहाँ तक मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को संभालता हूँ, जो बाय एंड लार्ज स्टेबल होती है, और चीज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होगी, वो F-35। वैसे भी एक चीज़ तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनाडा गए, जहां कहा जा रहा था नहीं जाएंगे, उस पर भी कांग्रेस की तरफ से बहुत सवाल उठाए गए कि देखिए नहीं बुलाया। जब चले गए तो बोले देखिए चले गए। और उसके बाद फिर 1 घंटे की दूरी पर डोनाल्ड ट्रम्प थे, लेकिन मिस्टर मोदी नहीं गए। 35 मिनट बात करनी पड़ी उनको, और उस पर खुल के बात की। विक्रम मिस्री को कभी हमने इतना एग्रेसिव के साथ बोलते नहीं देखा, आप याद करिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी। लेकिन एक बात वहां पर क्लियर की गई, उसके बाद भी कांग्रेस को भरोसा नहीं। लेकिन इसमें मैं पीएम से एक चीज़ और थोड़ा समय अगर पुश करना चाहता था। अगर राष्ट्रपति ट्रम्प आसिम मुनीर के साथ लंच करना चाहते हैं, वो उनका अधिकार है। उनको लगता है वो उनके देश है, वो उनका अधिकार है। मैं उसे रोक नहीं सकता, मैं मतलब भारत से रोक नहीं सकता। लेकिन मोदी जी ये कहना चाहिए था उनको, और बहुत क्लियरली, कि यहाँ पर बोइंग का जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया, हम यहाँ पर भी इंक्वायरी बोइंग पे शुरू करेंगे। और सबसे ज़्यादा बोइंग के जहाज़ की ऑर्डर एयर इंडिया और इंडिगो ने किया है। ये हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि निजी कंपनीज हम उसको जाने से 2030 तक तो उनके पास वो ऑर्डर ही नहीं ले सकते हैं। मतलब 2030 तक तो उनकी अर्ली बुकिंग हो चुकी है। और सबसे बड़ा बोइंग का ऑर्डर भारत से आया है दुनिया में। टाटा नहीं दिए 500 के, तो वो एयर इंडिया टाटा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा रुक जाइए जब तक भारत की इंक्वायरी खत्म नहीं हो। और क्या है कि हमारे जितने भी भारतीय है वो अलग अलग भिन्न भिन्न कोर्ट में बोइंग पे केस कर रहे हैं। अभी भारत के कोर्ट्स तो इंडिपेंडेंट है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे, हम भी। और अब हम जो है बाकी की जो हमारे एम्यूनेशन है, हम फ्रांस की तरफ देख रहे हैं और रशिया की तरफ। तो हम भी, हमारे में भी प्रेशर है थोड़ा। पीएम थोड़ा उनको भी इंजेक्शन थोड़ा देना मुझे लगता है। बट ठीक है, पीएम ऐसे ज़्यादा नॉलेज है, बट मैं होता तो मैं थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा ये इंजेक्शन, एक छोटा सा इंजेक्शन मैं भी दे देता। और ये मुझे लगता है अगर वो देश हित में करे तो मैं अपने देश हित में कर रहा हूँ। उसके बाद इंक्वायरी में एक आध कोर्ट का अगर ऑर्डर आ जाता है, जबलपुर के किसी कोर्ट का, तमिलनाडु में किसी कोर्ट का, कि बोइंग का चीफ आ जाए, फिर अपने आप फोन लाइन आएगी, चालू होगा। क्योंकि पाकिस्तान भारत को इकोनॉमिकली मैच नहीं कर सकता। तो थोड़ा जो गेम है हमें भी थोड़ा सा पुश करना चाहिए। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ना उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है कि हम कर रहे हो पुश अपने तरीके से। विक्रम मिश्री जी ने बताया नहीं ना, तो मैंने सजेशन दी थी थोड़ा सा करना। मैं तो ये ओपनली कर देता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प की रणनीति और मुझे लगता है कि मोदी की रणनीति जरूरी नहीं कि सेम हो, थोड़ा अलग अलग भी हो सकती है। हाँ, बट मैंने जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को एनालाइज किया, ही रिस्पेक्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, इसलिए वो मोदी जी को भी रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी जो भी जिन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, पुतिन हो, नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हो, एर्दोगान हो, चाइनीज प्रेसिडेंट हो, वो ही लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल। इवन डेमोक्रेटिकली ही लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल जो स्ट्रॉन्ग। कब क्या कह देंगे व्लादिमीर पुतिन को? उन्होंने क्या कह दिया? क्रेजी बोल दिया। वो कह दिया, फिर पुतिन ने कहा कि मैं मीडिएट करूँ ईरान इसराइल के बीच में, तो कह रहे आप पहला रशिया यूक्रेन का मीडिएट करो। पर फिर वहीं जाकर कनाडा में कह दिया ये G7 नहीं G8 होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप ट्रम्प को आप बिल्कुल आप नॉट प्रेडिक्टेबल है। अच्छा, आप उस सॉरी मैं एक 30 सेकंड एक बहुत इंटरेस्टिंग आपसे शेयर करूं। आप वो G7 वाला अगर आप देखो, तो उन्होंने पहले पुतिन को डांट लगा दी, आप पहला रशिया यूक्रेन करो। फिर वहाँ जाकर कहा कि G7 नहीं G8 होना चाहिए, रशिया होना चाहिए, पूरा यूटर्न कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? रशिया को किसने बार किया? ओबामा और ट्रूडो ने। हालांकि ट्रूडो ने, स्टीफन हार्पर थे उस वक्त प्रधानमंत्री, लेकिन किसी ने उनको करेक्ट नहीं किया, किसी भी वर्ल्ड लीडर ने उनको करेक्ट नहीं किया, क्योंकि लोग समझ गए उनसे किस तरह से डील करना। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टॉइड है, क्योंकि मुझे ट्रम्प एज अ कैरेक्टर बहुत पसंद आते हैं। मैं मिला उनको एक दो बार। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे मैं
फ्रेंड ट्रम्प, माय फ्रेंड मोदी, ये सब हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सुनी है इस पर। नहीं, मैं वो राष्ट्रपति थे, उनके पहला मिला उनका एक उनके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, तो उसके लिए वो आए थे और उनकी बेटी से तो कोलकाता में हम भी उनका है। नहीं, मैं मुंबई पुणे की बात कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त उनके पार्टनर्स है, तो उनके माध्यम से मैं मिला, दिल्ली में भी मिला उनकी ट्रम्प बेटी। टावर्स है। हाँ, तो मैं चलिए खैर, हम थोड़ा सा फिर से अब आता हूँ, अब पर्सनल आपके ऊपर आता हूँ, क्योंकि जी। बहुत बात हो गई है। मतलब आपको लिबरल माना जाता है जी। आज की तारीख में इंडिया में, ये टैग ब्लेसिंग या क्या कहेंगे, कर्ज क्या है? नहीं नहीं, मैं जो हूँ मैं हूँ। अब आप मुझे लिबरल को, मैं पर्सनल लाइफ में बहुत लिबरल हूँ, देश हित में मैं कंजर्वेटिव हूँ, और फाइनेंस के मामलों में मैं थोड़ा राइट ऑफ सेंटर हूँ। फाइनेंस के मामलों में मैं समझता हूँ कि, और सोशलिज्म और एक दूसरे के साथ रहने में मैं थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर हूँ कि भाईचारा होना चाहिए, तो मैं एक्चुअली सेंट्रिस्ट ही हूँ। आपने भाईचारे की बात की, शहजाद से कैसा भाईचारा है? हम बात नहीं करते, बट उसका व्हाट्सएप मेरे बेटे को लेकर आते रहता है। जब भी मेरा बेटा दिल्ली में आता आकर उससे मिलता है, मेरा बेटा भी उसे बहुत पसंद करता है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले वो खुद ही कह रहा था चाचू चाचू, तो वो उसको ड्राइव पर ले गया, तो वैसे वो बहुत उसके प्रति उसको बहुत प्यार है। शहजाद ने जो फैसला किया कांग्रेस में नहीं रहने का, भाजपा में गया, उससे कैसे देखते हैं आप? पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं आया, लेकिन आप देखिए आज शहजाद भारत के नंबर 1 स्पोक्स पर्सन है सुधांशु जी के बाद, और बीजेपी का एजेंडा शहजाद और सुधांशु जी दोनों मिलकर चला रहे, और रोज सुबह शहजाद का बाइट आ जाता है, तो ही इज डूइंग सो वेल फॉर हिमसेल्फ। इस बात का दुख होता है कि कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस में उनसे ज़्यादा टैलेंटेड स्पोक्स पर्सन नहीं है आज। नहीं, पर कांग्रेस तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फिर डॉक्टर शशि थरूर पे आ जाता हूँ। शशि थरूर अभी मॉस्को भेज दिए गए हैं 2 हफ्ते के लिए, पीएम ने फिर से उनको भेज दिया है, तो शशि थरूर भी क्या आपको लगता है कि उधर जा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ, केरला चुनाव के पहले तो नहीं होगा। देखिए इसमें ना शशि थरूर जी के उसमें थोड़ा कांग्रेस भी करेक्ट है, केरला कांग्रेस, क्योंकि वो केरला में मास लीडर नहीं है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑफकोर्स 4 बार के एमपी है, और उनका कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का झुकाव बीजेपी की तरफ भी है, तो शशि थरूर इज द ओनली पर्सन हु ब्रिजेस इट। लेकिन शशि थरूर जी के अन्य बहुत अच्छे खूबियाँ है जिसको कांग्रेस को एनकैश करना चाहिए। मिडिल क्लास उनके पीछे क्रेजी है, जो विमेन वोटर्स है, यंग वोटर्स है, वो उनके पीछे क्रेजी है। वो एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल है इंग्लिश में, मलयालम में, एक ग्लोबल ऑडियंस के पर साथ, मैं लोकल आपसे ऑडियंस के काउंटर साथ। प्रश्न पूछूं, जी। जैसे वेणुगोपाल के मास लीडर हैं, उनसे बड़े लीडर हैं वो? ये चीज़ को मैं डक कर दूंगा। चलिए, मैं उसका आप समझ गए? मैं सम्मान करूंगा उसका। चलिए, लेकिन बट देखिए, मैं इस पे क्योंकि आपने शायरी की, तो मैं उसको 1-2 लाइन, मुझे अहमद खान साहब की लाइन है, थोड़ा सा को मैं मॉडिफाई कर दूंगा या मॉडिफाई कर दूंगा, जैसे मैं कहूँ, राजनीति में आए हो तो खुलकर जीना सीखो, राजनीति में आए हो तो खुलकर जीना सीखो, गैरों से डर नहीं, अपनों पर नज़र रखो। सही है, लेकिन आपने जब अपनों अब की जो बात की, अपने हैं वो क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है पार्टी को, जो आप दिखा रहे अपने हैं, क्योंकि वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स कर रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, और उसमें कोई इंटेलेक्ट नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके शो में मैंने बहुत आलोचना की, मैंने नाम लेकर निर्मला जी की आलोचना की, मैंने प्रधानमंत्री जी की आलोचना की, लेकिन उसको रिस्पेक्टफुली आप करो और सही सवाल पूछो। ठीक है। अच्छा, मतलब विपक्ष मोदी सरकार से लड़ रहा है या खुद से, कैसे देखते हैं आप? ओवरऑल विपक्ष इंडिया अलायंस, ओवरऑल बाकी जो दल है उनका इंटरेस्ट होगा कि कांग्रेस नहीं बढ़े, रीजनल दल, क्योंकि ये सारे दल बड़े हुए कांग्रेस के बेस पर, वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि राज्य में वो हो और केंद्र में बीजेपी हो। जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में उदाहरण देख लो क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली नंबर 1 एनिमी कौन होगा? कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना होगा, ठीक है। और कांग्रेस को सेल्फिशली, आप देखिए महाराष्ट्र का इलेक्शन देखिए, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा क्योंकि आपने ये सवाल पूछा। आप महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस शिवसेना यूबीटी के साथ नहीं जाती, कांग्रेस का फायदा होता। लोकसभा में जो हुआ वो हुआ, कांग्रेस का फायदा। नुकसान कांग्रेस को जो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, उसका बहुत बड़ा कारण है शिवसेना यूबीटी। मैं कोई शिवसेना यूबीटी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे भी सिंपैथी है जिस तरह से उनकी पार्टी टूटी, लेकिन मुझे अपना सर्वाइवल देखना है भाई। आज आदित्य ठाकरे जी को और उद्धव ठाकरे जी को कांग्रेस के वोट्स मिल रहे हैं, जो माइनॉरिटी वोट्स है, जो दलित वोट्स है, जो कभी उनके वोट्स नहीं थे, क्योंकि जो हिंदुत्व वोट है वो बीजेपी के साथ चला गया, मराठी मानुस का वोट है वो एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया। उनके पास कौन से वोट है? आपने आपका वोटर उनको प्लेटर पे दे दिया। आज जो कांग्रेस का कोर वोटर था मुंबई के अंदर, जी,
जो सिर्फ कांग्रेस को वोट करता था, मुंबई में एनसीपी भी नहीं है, वो आज कंफर्टेबल है शिवसेना के साथ डील करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? तो क्या कांग्रेस में आज भी आपको लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया बचा हुआ है, या वो भी एक टूल किट तक सीमित होकर रहेगी? नहीं, बिल्कुल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के खिलाफ नहीं, खास करते कांग्रेस। सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का इतिहास है इस देश को बनाने में। चलिए, अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने वाले सवाल पूछ रहा हूँ। एक तरफ प्रियंका गांधी, एक तरफ राहुल गांधी, दोनों खड़े हो जाएं, किसको सपोर्ट करेंगे आप? जो देश हित में अच्छी बात करे और जो देश हित में और पार्टी के हित को आगे रखे, दोनों अलाइन होना चाहिए, देश हित और पार्टी हित। फ्री स्पीच की बहुत बात होती है आज की तारीख में। आपको लगता है कि कांग्रेस में बहुत फ्री स्पीच थी? सोनिया गांधी से कभी कोई सवाल कोई पूछ पाया? G22 बना, उसके बाद क्या उन नेताओं का हर्ष हुआ, सब चले गए, तो फ्री स्पीच की बात जो है सिर्फ भाजपा के लिए क्यों? कांग्रेस में क्या वाकई इसकी थी? जनार्दन द्विवेदी या अब अहमद भाई नहीं रहे, ये सब लोग चले गए, लेकिन कुल मिला के फ्री स्पीच का मुद्दा तो नहीं, बट वो इंटरनल पार्टी है। फ्री स्पीच का मुद्दा ओवरऑल सिटीजन्स के लिए आता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर पार्टी में डेमोक्रेसी और बढ़े, ये 100% होना चाहिए और सवाल सबसे पूछने चाहिए। और मुझे लगता है कि जितना सवाल गांधी परिवार से पूछा गया है और शायद किसी को इतने सवाल नहीं पूछे गए, उस परिवार से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ये बात ठीक है, आप बोल सकते हैं इस दरमियान नहीं पूछा गया। आज बार बार राहुल गांधी जी से कितने सवाल पूछे जाते, रोज़ रात को मैं ही डिबेट पे जाता हूँ, बेचारे राहुल गांधी पे ही सवाल पूछते, मीडिया वाले कितने सवाल सरकार से पूछते, ये किया वो किया, सवाल सिर्फ राहुल गांधी से होते, कभी तो सरकार से भी पूछे। ये तो सवाल, अगर वो उनको सपना आएगा और अगर वो वरदान देंगे और उसके साथ में अगर वो नरेंद्र सरेंडर करेंगे, तो उसके बाद बताइए सवाल किससे वो पूछा एक दिन जाएगा? के मुद्दे हैं, लेकिन आप 90% मुद्दे देखो ना, विपक्ष से ही सवाल पूछा जाता है, वो भी तो गलत है। सरकार, मीडिया हमेशा सरकार से सवाल पूछनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया को विपक्ष से सवाल नहीं पूछने चाहिए, अगर कोई गलत कहीं कुछ कहता है या करता है, ऑफ कोर्स विपक्ष से सवाल पूछने चाहिए, लेकिन 90% 95%, मैं तो खुद जाता हूँ डिबेट्स पे, आपके डिबेट्स कांग्रेस के खिलाफ होते हैं, ये तो गलत है। चलिए, अच्छा, अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर तहसीन पूनावाला बना रहे हैं, तो उसमें सबसे ऊपर कौन सा मुद्दा होगा? एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले लोगों को नौकरियां, किस तरह से क्वालिटी नौकरियां देंगे और किस तरह से लोगों की लाइफ सुधारने में सबसे पहला काम होगा, ये सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा। राहुल गांधी से आखिरी बातचीत आपकी कब हुई थी? आई थिंक रिसेंटली हुई थी, सिंदूर के पहले, ऑपरेशन सिंदूर के पहले मुझे कहीं मिले थे वो, तो बात किए थे। वैसे आपकी ज़्यादा मुलाकात बातचीत नहीं हो पाती? रिसेंटली नहीं हुई है, बट उसके पहले हुई थी। प्रियंका जी से बात हो जाती है आपकी? हाँ, मतलब वो कहीं मिल जाए फैमिली फंक्शन में वगैरह तो बात तो होती, बट मैं उनसे पॉलिटिकल बातें नहीं करता, क्योंकि 99% तो अगर वो कहीं मिलती है तो ऑब्वियसली एक फैमिली फंक्शन था, तो मैं पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करता। हालांकि मैंने उनको 2-3 चीज़ें जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बताना चाहता हूँ उनको बताया हूँ, और उन्होंने उन चीज़ों से एग्री भी की। मैं रिसेंट बात करता हूँ। तो ये जो क्या अर्बन इंटेलेक्चुअल का जो एक जो टैग लगता है, वो जैसे आप पर भी लगा हुआ है, तो इससे परेशान होते हैं या थोड़ा सा आपको लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? इंटेलेक्चुअल होने में कोई गलत नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल होकर ज़मीन से अपना बेस खोना, अपना कनेक्शन खोना, वो गलत है। आप जानते हो, सबसे बड़ा हमारे भारत के माइथोलॉजी में या हमारे हिंदू संस्कृति में, आप जिस तरह से लेना चाहो, माइथोलॉजी में लेफ्टिस्ट के लिए कह रहा हूँ या भारत की संस्कृति में, सबसे इंटेलेक्चुअल हमारे भगवान या इंटेलेक्चुअलिज्म के भगवान कौन माने जाते हैं? गणेश जी, गॉड ऑफ विजडम। गणेश जी का आप जो भी मूर्ति, आप इनकी जितनी भी मूर्ति है, डिपिक्शन देखो, कोई भी, अभी नए वाले ने जो एक्चुअल डिपिक्शन है, गणेश जी का एक पैर हमेशा ज़मीन पर होता है और एक पैर ऊपर। इसका अर्थ क्या होता है कि आप कितने भी विजडम आपको तब आएगी जब आपका एक पैर ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा, इसलिए गणेश जी को ये दिखाया जाता है। अच्छी व्याख्या है, लेकिन आप ज़मीन की बात कर रहे थे, लेकिन तहसीन पूनावाला के लिए तो कहा जाता है कि उनके जो मतलब सिर्फ टीवी के लिए बने हैं, सोशल मीडिया के लिए बने, ज़मीन के लिए नहीं बने। मैं जीतूंगा तो लोकसभा, मैं कभी राज्यसभा से नहीं जाऊंगा। जीतूंगा तो मैं लोकसभा, मैं अपने आप की कैपेसिटी जानता हूँ। और जो लोग ये कहते हैं, मैं एक्चुअली उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले ये लोगों ने रोड़ा डाला कि मैं टीवी पे नहीं आऊँ, ये लोगों ने कोशिश की कि मैं आगे नहीं बढ़ूँ। इनके बावजूद उनमें से आधे बीजेपी में चले गए, वही मैं बता दो अब, मैं आज भी कांग्रेस को डिफेंड करता हूँ, उनमें से आधे बीजेपी चले गए। अब क्या बोलूँ उनमें से, और इसमें उसके तो नाम ले दीजिए, छोड़ दीजिए उनको उनका करियर ऑल द बेस्ट। वो आज कहीं नहीं है, मैं आज राजकिशोर जी के सामने बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। वो कहाँ है वो लोग? मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे सीखने को मिला। मैं हर जो गलती की, जिन्होंने कुछ किया, मुझे सीखने का मौका मिला। मुझे
कोई नहीं रोक सकता, मेरा समय आ गया। वो एक दूसरी लाइन है, सॉरी आप इजाज़त दोगे, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। क्या बात है। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और फिर जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ आता है। अच्छा, बहुत अच्छा तो है। मेरा वक्त आएगा, मुझे किसी से, मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने ये चीज़ मुझे इतना जल्दी सिखाई मेरी लाइफ में। नहीं तो मैं तो पुणे से आया, मुझे क्या पता था। अच्छा, अब जो है तहसीन पूनावाला के स्टाइल में थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन जो Done. थोड़ा लाइट करते हैं, क्योंकि काफ़ी गंभीर और अच्छी चर्चा हुई आपसे। एक्चुअली मज़ा आ रहा है बात करने में। Thank you, क्योंकि sir. कई बार होता है कि विट भी हो, कंटेंट भी हो, और उसके साथ में पर्सपेक्टिव भी हो, तो इस तरीके की चर्चाएं जब होती हैं तो अच्छा लगता है बात करना। खुद को भी समृद्ध महसूस करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि नहीं। मुझे आपने ये मौका दिया। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन मोदी या मनमोहन, बेहतर वक्ता कौन? वक्ता मोदी जी। मोदी। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी एक शब्द में? लेफ्टिस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। लेफ्टिस्ट, मतलब मुझे इस मामले में मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के जो तमाम, जो उनकी परिपाटी, जो उनके जमीन से जुड़े हुए नेता थे, कि न्यूनतम बुनियादी मूल्यों से समझौता करके चलने वाली पार्टी जब बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे दिखाई पड़ती है तो शायद अपना मूल चरित्र खोती हुई दिखाई पड़ती है। जी, ये जो पहला सवाल आपने पूछा ना, बहुत लोग मोदी जी पे कि वो इंग्लिश नहीं बोलते वगैरह, हालांकि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी इंग्लिश के खिलाफ है, और ये हिपोक्रेसी है बीजेपी की। क्योंकि जितने भी बीजेपी के नेता हैं सारे विदेश में जाके उनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ है, मुझे सुधीर चौधरी जी ने, जो अभी डीडी में, पहले जी में, उन्होंने जी में मुझे एक चीज़ बताई थी, इट डजेंट मैटर आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो, कॉमन आदमी को समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी हिंदी को लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना शहजाद हिंदी अच्छी बोलता है। मुझे थोड़ी सी झिझक होती क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी, मैंने हिंदी पे बहुत मेहनत की है। तो मैंने एक बार उनसे कहा कि मैंने तो शहजाद ने भी काफी शहजाद तो अनबिलीवेबल, वो शहजाद तो अलग ही दुनिया में है, वो तो 24 घंटा यही करता है। बड़े भाई का प्यार आ जाता है बिल्कुल। नहीं, वो उसको क्रेडिट है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। वो 24 घंटा सिर्फ ये करता है। ऐसा शहजाद शैतान भी ज्यादा था आपकी तुलना में? बहुत ज़्यादा। हैं? शैतान अन्य बदमाश, चीज़ों में, मतलब हाँ, बदमाश मैं बदमाशी अलग चीज़ में करता था। मेरी लाइफ अलग थी, मुझे बाहर जाना अच्छा लगता था। नहीं, मैंने शहजाद को सुना है, वो आपको कहता है कि आप पुणे के कैसनोवा थे। हाँ, ये सब सच है। मुझे इस पार्टी, आज भी मुझे एक अच्छी लाइफ पसंद है, इसलिए मैं वर्तमान पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, वो सब। लेकिन मैं स्पिरिचुअल, मुझे लगता है मैं ज़्यादा हूँ, मैं मेडिटेशन में ज़्यादा हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से, लाइक मैं एक अलग पार्ट पे अच्छा, आप दोनों में झूठा कौन जाता है? मुझे नहीं लगता दोनों कोई झूठ बोलते, मुझे लगता वो भी बोलता है, मुझे लगता मैं तो भी। शहजाद तो कहता है कि आप झूठ बोलते हैं, वो लगातार बोलता है। वो उस वक्त की बात करता है। अब मैं एक नई जर्नी पे हूँ। अब मैं, मुझे लगता है झूठ बोलना बहुत सस्ता है, बहुत सस्ती चीज़ है, कोई भी बोल सकता है। उससे थोड़ा महंगी चीज़ करो, झूठ मत बोलो। बट मैं अभी साधना और तंत्र के रास्ते पे हूँ, तो मुझे मेरी अपनी लाइफ में बहुत चेंज आ गया। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, अच्छा, ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, तंत्र करता हूँ, और मैं एक अलग, तो दीक्षा ली किसी से आपने? बहुत लोग, और मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैंने कभी किसी गुरु को नहीं ढूंढा। इनफैक्ट जब मैं यहाँ, मैं श्री श्री रविशंकर जी के बहुत सारे बुक्स देखा हूँ, उनकी भी बहुत सारी क्रियाएं मैंने की है, जिसकी वजह से मेरे चक्र खुले। बहुत सारे उनके भी कोर्सेज मैंने किए हैं। तो मुझे हमेशा ये सौभाग्य मिला है कि मेरी लाइफ में गुरु आए, अपने आप आए, और उन्होंने मुझे कोई ना कोई चीज़ सिखाई। इनफैक्ट जिन लोगों ने मेरी लाइफ में बाधाएं भी डाली, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं डालते मैं कैसे सीखता। और अब मैं एक ऐसे स्टेज पे आ गया, मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ मैं बहुत ही एक स्टेज पे होकर मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, लेकिन अब मुझे कोई चीज़ से मैं अनफेज नहीं होता हूँ। अब मैं वो चीज़ में हंसते निकाल देता हूँ। तो शायद मेरे में और शहजाद में अंतर ये कि आज भी जो मैं शहजाद का पर्सपेक्टिव देखता हूँ वो अग्रेसिव है, कुछ चीज़ों से शायद वो थोड़ा सा मुझे लगता है परेशान हो जाता है। मुझे अब कोई चीज़ अनफेज नहीं करती, मुझे कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अब। चलिए, खैर वो तो शहजाद का इंटरव्यू में देख रहा था, मेरी जब बात हुई उसने कहा था कि जिस समय बहुत चुनौती थी जीवन में, उस समय भी आप परेशान नहीं हुए थे, और शायद वो बड़े भाई होने का जो एक साया उसके पास था जब पिताजी के नहीं होने के बाद, तो चीज़ें उसको एक कवर करता रहा। खैर चलिए, अब मैं उस पर एक इसमें लाइन बोल देता हूँ जी। फैज़ की, कुछ ये कविता है, फैज़ कहते हैं, हालांकि फैज़ की कविता नहीं है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो भीख हो सकता है, इस राह में रैज़न है इतने, रैज़न यानी कि चोर, इस राह में रैज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो भीख हो सकता है, इस राह में रैज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कुछ और तो अक्सर होता है,
कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त फिर लौट कर ना आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत तो अच्छा, मैं उसमें रहता हूँ, चलिए, मैं अपनी धुन में रहता हूँ। बहुत अच्छे। चलिए अब फिर जल्दी से रैपिड फायर में आते हैं। दरअसल आपके साथ क्या है कि लगातार फिर विस्तार में चले जाते हैं, लेकिन सबसे अंडररेटेड नेता विपक्ष में? विपक्ष में अखिलेश यादव अंडररेटेड है? आज भी कोई और नेता जिस लोकसभा में परफॉर्मेंस किया समाजवादी पार्टी में, मतलब अनबिलीवेबल। और दूसरी प्रियंका गांधी वाड्रा, मुझे लगता है कांग्रेस को उनको ज़्यादा रोल देना चाहिए, मुझे ये व्यक्तिगत तौर से, इसलिए नहीं क्योंकि कोई रिलेशनशिप है। वो जब पार्लियामेंट में उस दिन बोल रही थी, जब उनका फर्स्ट स्पीच था, विपक्ष सरकार उनको घेर नहीं पाई। जिस तरह से वो बोलती है, इंग्लिश हिंदी पे कमांड अच्छा है, जिस तरह से वो सोचती है, जिस सेम से वो बोलती है, मुझे लगता है उनको और जिम्मेदारी देनी चाहिए। सचिन पायलट थर्ड। जैसे प्रियंका गांधी को लेकर क्या आपको लगता है कि उनकी जो योग्यता है, जो उनकी अपील है, क्या उस हिसाब से उनको भी कांग्रेस में मौका नहीं मिल पा रहा है? ज़्यादा देना चाहिए। अब देखिए, और कांग्रेस की भी मीडिया मैनेजमेंट खराब है। आप देखिए, जिस दिन प्रियंका जी ने पहला स्पीच दिया पार्लियामेंट में, पूरा देश या मीडिया उनकी तरफ देख रहा था, और बहुत अच्छा स्पीच था। उसी दिन तेलंगाना की सरकार ने वो अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर दिया, सारा न्यूज़ वो हो गया। तो मीडिया मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, और अपने नेता का स्पीच नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल नहीं घेर पाई उनको, बिल्कुल घेर नहीं पाई उनकी स्पीच पे। और उन्होंने वो सारी बातें बोली जिस पे कांग्रेस की आलोचना होती, हंसते हुए खिलते हुए, और इंदिरा जी को डिफेंड किया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप कैसे बोलते हो ज़रूरी है। हंसते हुए इंदिरा जी ने शहादत दी इस देश के लिए, आप लोग उनका नाम लेते हो। हंसते हुए उसने पार्लियामेंट में बोली, विपक्ष कुछ, सरकार कुछ नहीं बोल पाई उनको। तो स्टाइल आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी का जितना अक्ष बड़ा होता है, जितना कद उनका बड़ा होता है, जितना ज़्यादा उनकी चर्चा होती है, वो चैलेंज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए खड़ा होता है? क्योंकि कंपैरिजन तो नैसर्गिक रूप से होगा, नेचुरली होगा। वो नहीं, दोनों के अलग अपने अपने स्ट्रेंथ है। अगर प्रियंका जी की स्ट्रेंथ है बात करना, अच्छी रीत से अपनी बात रखना, तो राहुल जी की स्ट्रेंथ है कि किस तरह से एक मॉरल लीडरशिप देना, किस तरह से आप आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मुझे लगता है हमेशा पॉलिटिक्स में, और हमने भारत में देखता है, एक टीम होती थी, नेहरू और पटेल, गांधी और नेहरू, अटल जी और अडवाणी जी, हमेशा एक टीम होती थी। मौजूदा समय में भी बात कर लीजिए, वर्तमान समय मोदी जी या अमित शाह जी, एक टीम है। तो ये टीम होनी चाहिए। जब आपकी 1+1 2 नहीं, 1+1 11 होते हैं। अच्छा, फिर एक नेता जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रभावित हो, भले ही आपकी विचारधारा का ना हो। दो नेताओं से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर, और पिछले 10-11 साल से मैं उनको देखा, तो उससे बहुत प्रभावित हूँ। हालांकि मैं उनकी बहुत चीज़ों से अग्री नहीं करता हूँ, 80% चीज़ों से। और सेकंड जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, वो है शशि थरूर। मैं बहुत अग्री करता हूँ जिस तरह से वो देश हित को आगे रखते हैं, बट एट द सेम टाइम वो कांग्रेस के जो लिबरल पोजिशन है उसे नहीं छोड़ते। वो दोनों चीज़ को अच्छा बैलेंस करते हैं। पर आपके दोनों नेताओं में से ना राहुल है, ना प्रियंका है, ना सोनिया जी है। नहीं, मैंने पर्पसली राहुल जी और प्रियंका जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि फिर वो आ जाएगा कि कांग्रेस से परे, मैं इसलिए उनके बाहर लिया, एक बीजेपी। फेयर इनफ। पॉलिटिकल पार्टी जो आज से 10 साल बाद गायब हो जाएगी, भविष्यवाणी? मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक सेंट्रिस्ट पार्टी आएगी भारत के अंदर, या जो वर्तमान पार्टीज उनको सेंटर में आना होगा। चलिए, राहुल गांधी वर्सेज अरविंद केजरीवाल, मास अपील किसकी ज़्यादा है? राहुल गांधी, विदाउट फेल। कौन सा नेता सबसे ज़्यादा एक्टिंग करता है? एक्टिंग सारे नेता करते, कौन नेता एक्टिंग नहीं करता, ये सवाल सबसे ज़्यादा एक्टिंग जो एक्चुअली नहीं करते, मुझे लगता है राहुल जी। वो बेचारे जो वो बनना था वो बोल देते, बाकी सब एक्टिंग करते हैं। सारे नेता का काम ही है। तो सबसे ज़्यादा एक्टर में किसी का आप नाम नहीं लेंगे जो सबसे? नहीं, सब अपने पार्टी के हित में करते हैं। जो नहीं करते वो राहुल जी है, बेचारे जो बोल देते वो। चलिए, अच्छा, अगर आप बीजेपी प्रवक्ता होते तो नहीं हो सबसे पहला सकता। झूठ क्या बोलते? बिल्कुल नहीं हो सकता। होते ही नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, जुबान पर नहीं लाते लेकिन दिल से चाहते हैं, कौन सा पॉलिटिकल रोल आप चाहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, और पार्लियामेंट में मैं विजुअलाइज करता हूँ स्पीचेस देना, जिसमें मैं सरकार को घेरूँ वर्तमान में। फ्यूचर में जब सरकार में आऊँ तो या तो फाइनेंस, क्योंकि मैं समझता हूँ इकॉनमी में मैं बहुत अच्छा हूँ। तहसीन पूनावाला 2029 में चुनाव लड़ेंगे? लड़ना तो है, और विपक्ष को लीड करना है। विपक्ष को लीड मतलब नॉट एज नॉट एलओपी, इसको गलत ना लिया जाए, नहीं तो उतना कट करते पहुंचन चलेगा। एज लीड करना है, मतलब इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स, विपक्ष के इंटेलेक्चुअल लीड करना है ऑन जो सही मुद्दे देश के, उसके अंदर मैं मानता हूँ। आपने सबसे जो है, मतलब जो बात की हमने कि सबसे ज़्यादा अंडररेटेड नेता पर, लेकिन ओवररेटेड नेता किसको समझते हैं आप?
दो नेता ओवररेटेड है, बट रिस्पेक्ट मैं करूँगा जयशंकर जी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बिना मोदी जी के पॉलिसी के उनकी इंडिपेंडेंटली कोई वो थिंकिंग, वो आज भी वो ब्यूरोक्रेटिक मोड के अंदर बेचारे फंसे हुए हैं, जो मैं सोचता हूँ उसके बाहर आना बहुत ज़रूरी है वर्तमान सरकार को। वो अच्छा काम कर रहे हैं मिडल ईस्ट वगैरह, लेकिन फिर भी वो मोदी जी का वो करिश्मा है, उनका पर्सनल वो नहीं है, तो वो ज़्यादा ओवररेटेड है। सेकंड, मैं एक ओवररेटेड अश्विनी वैष्णव जी, दोनों भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, और मैं बहुत पॉलिटिकल हूँ, मुझे नहीं लगता ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स इनफैक्ट मैं जब सरकार में आऊँगा पहला मेरा ऑर्डर होगा ब्यूरोक्रेसी को 50% कम करो। मैं बहुत इस चीज़ में क्लियर हूँ, ये मेरा विजुअलाइजेशन है। पहले दिन आईएएस को 50% कम करो। जितना इस देश का नुकसान आईएएस ने किया किसी ने नहीं किया, नेताओं ने नहीं किया जितना आईएएस ने किया। ये बड़ा स्टेटमेंट आप दे बहुत क्लियर। जिस दिन मैं गवर्नमेंट में मेरा एजेंडा होगा, जिस दिन मैं लड़ूंगा अगर 2034 के लिए गवर्नमेंट में आने के लिए, 50% ब्यूरोक्रेसी कट। ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं इस देश को? अगर किसी ने पीछे रख रहा है इस देश को, दबा रहे ब्यूरोक्रेट्स है अननेसेसरली। खुद तो आराम की जिंदगी जीते और दूसरों को परेशानी करते। तो बाबूगिरी हमारे देश में कम होना चाहिए। नहीं, पर ये तो जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, और मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गया, मिनिमम गवर्नेंस। अभी सरकार हर तो चीज इसका मतलब जरूरत पड़ती बाबुओं की नहीं, क्योंकि मोदी अब जी तो सरकार में भी बाबू क्योंकि हैं। मोदी जी भी लेफ्ट बाबुओं को ले रहे, कोई मोदी जी भी लेफ्ट ऑफ द सेंटर हो गए इकोनॉमिकली। अब आप सोचिए, मैं आपको एक मजाक का विषय कहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कह रहे कि माँ बाप बच्चों को ज़्यादा दूर हनीमून के लिए नहीं भेजना चाहिए, ये भी सरकार तय करे, उसकी भी एक मिनिस्ट्री बनाओ। वो आरके सिंह जी कहते हैं कि एसी का इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, आप रजाई के नीचे बैठते हो। मतलब ये क्या सरकार का काम है? वो भी बाबू थे। तो मेरा कहने का अंत ये है कि जितना ब्यूरोक्रेसी को हम कम करेंगे देश प्रोग्रेस करेगा। सेकंड चीज़, लॉज एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हर कानून एक पेज के अंदर। वो आप जितना सिंप्लीफाई करोगे देश प्रगति करेगा। चलिए, अब थोड़ा सा एक और सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा पर्सनल भी और थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है। जी, आप ज्यादा दमदार नेता किसको मानते हैं, प्रियंका गांधी या स्मृति गांधी प्रियंका गांधी जी को मैं इसलिए उनको दमदार नेता मानता हूँ कि उन्होंने बचपन से इतनी परेशानी देखी है। इनफैक्ट मुझे कैप्टन सतीश शर्मा जी ने कहा था, वो ऑलमोस्ट चुनाव हार रहे थे अरुण नेहरू के समय, उस वक्त प्रियंका जी 13-14 साल की थी। वो गए वहाँ, उन्होंने कैंपेनिंग किया, जिस तरह से स्पीच लिखा उन्होंने, वो पैड के ऊपर लिखकर स्पीच, वो टाइम पे तो कोई था नहीं टेलीप्रॉम्प्टर या मोबाइल, लिख के एक 13-14 साल की लड़की ने सतीश शर्मा का वो कि इन्होंने अरुण नेहरू जी ने मेरे पिताजी को धोखा दिया है, क्या आप उनको जिताओगे? कैप्टन सतीश शर्मा मेरे परिवार की तरफ से है। तो वो जो स्पीच दिया उसकी वजह से कैप्टन सतीश शर्मा पहली बार जीते। तो वहाँ से लेकर आज तक जो उनका जर्नी है, बिना किसी सेम को ना, बिना एरोगेंस के, बिना किसी किसी और पावर का वो दिखाते हुए जो उन्होंने एक जर्नी की है, उनकी जर्नी में भी बहुत स्ट्रगल है। मैं स्मृति ईरानी जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कहाँ से वो कहाँ से आए? थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट होना चाह रहा था, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ अमेठी, वहाँ चुनाव जाकर लड़ना ही अपने आप में चैलेंज था। बिल्कुल लड़ी, एक बार बिल्कुल करीबी मुकाबले से हारी, दूसरी बार हराया जी। उसके बाद भी जो उनका भी जो अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो काफी डोसाइल बैकग्राउंड बहुत है। डोसाइल, और बेचारी बहुत मेहनत की है तो उन्होंने। उसके बाद भी क्यों नहीं? नहीं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने पूछा दोनों में से ज़्यादा कौन, तो ऑब्वियसली मैं प्रियंका जी को चाहता हूँ, और हो सकता है लोग स्मृति जी को चाहे, लेकिन मैं स्मृति जी की तरफ मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। और जो जिस बैकग्राउंड से वो आए और जिस तरह से उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, इट्स नॉट ईजी। और मैं चाहता हूँ कि भाजपा उनको और आगे लाए। ऑफकोर्स अब वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं दिख रही है, बट उनको और आगे आना चाहिए। शी इज़ एक्चुअली, और बहुत अच्छी स्पीकर है। कौन सा नेता रियल स्टार ज्यादा है, रियल लीडर कम? अश्विनी वैष्णव जी। अच्छा, 100% हर चीज़ में रील बनाते। भाई थोड़ा रेलवे पे फोकस कीजिए। और आईएनबी मिनिस्ट्री को कैसे चला रहे हो मुझे नहीं पता, बट जेन्युइनली इट इज़, आई एम सीइंग दिस। मतलब उस दिन वो रील बना रहे रेल मिनिस्टर के, हमने एटीएम डाला है ट्रेन के अंदर। ये क्या ज़रूरी है? ट्रेन में लोगों को सोने के, एटीएम के क्या डिजिटल ज़माने में। तो थोड़ा सा अगर एक्चुअल चीज़ पे फोकस करें, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उनका रील जाता है, उस बाइक के ऊपर जा रही, भाई आप ट्रेन एक्सीडेंट क्यों नहीं उस पर रील बनाओ ना। तो थोड़ा सा, बट वो ठीक है अब रील के ज़माने में, बट ही। अच्छा, जुबान फिसली और ट्विटर पर ट्रेंड कर गया हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, और उससे मैंने सीखने ली। वो भी मैंने गलत किया है, और मैं उसको ओन करता हूँ। मैंने कभी कोई चीज़ डिलीट नहीं की, मैं ओन करता हूँ मैंने गलतियाँ की। क्या हुआ, क्या था? कई चीज़ें हुई है, तीन चार चीज़ें हुई है, ठीक और वो उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे सीखने मिला। ये जो मेरा रूप है वो उससे मुझे सीखने मिला है। चलिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक झूठ जिसने काफी प्रभावित किया हो। प्रभावित नहीं किया, जो मतलब जो जो जो, जो बहुत लोग मानते हैं। दो, एक, नेहरू जी मुसलमान थे,
ये व्हाट्सएप पे बहुत चला है, मुझे पता नहीं, और अगर होते भी मुसलमान तो गलत क्या, मुझे समझ में नहीं आता, बट ये बहुत चलता है। सेकंड, नेहरू जी और पटेल जी के बीच में कोई इलेक्शन हुआ था जो नेहरू जी हार गए, फिर गांधी जी ने इसको चेंज करते उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ऐसा कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं था नेहरू जी और पटेल जी के बीच नहीं में। नहीं नहीं, ये जिसकी बात होती है, देखिए ये मतलब इस पर तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये बात हो रही थी कि कांग्रेस का कौन नया अध्यक्ष होगा जी। और जिसको अध्यक्ष होना था उसको ही जो है चुनाव से पहले जो सरकार देनी थी उसको जो सदर होता वही प्रधानमंत्री बनता। तो उस समय तो वो वोटिंग हुई थी, और जिस समय मतलब वो वहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है उनको जो है, आपको याद होगा वो पूरा किस तरीके से वो बने हुए थे, 6 साल हो चुके थे उनको अध्यक्ष बने हुए, और उस समय जब हो रहा तो वो तो खैर मतलब इतिहास का नहीं, लेकिन दस्तावेज है। उसमें नेहरू जी को सिर्फ नेहरू जी का मिला था, बाकी कुछ कृपलानी जी को मिले थे, बाकी 11 वोट पूरे मिले थे सरदार पटेल को, नेहरू जी को किसी ने वोट नहीं दिया था। मैं लेकिन इससे थोड़ा डिसएग्री करूँगा। अगर यही क्योंकि ये बात कही जाती है कि नहीं वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष का इलेक्शन था, और जो अध्यक्ष थे वो बनेंगे प्रधानमंत्री। तो अध्यक्ष तो इंडिपेंडेंस के टाइम थे आचार्य जी थे, आचार्य कृपलानी थे, नेहरू जी थे ही नहीं अध्यक्ष। और नेहरू जी चुने गए थे एज प्राइम मिनिस्टर इन 46, तो तभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर 47 में वो बनेंगे, चुने गए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कई ऐसे स्पीचेज जो कहते हैं कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये जो एक चीज़ है, ये एक फैलाया जाता है इलेक्शन भाजपा। हुआ कहाँ, वो तो गांधी जी ने इलेक्शन खत्म भी कर दिया ना कि बट कांग्रेस के संविधान में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्शन जो होता है वो अलग प्रक्रिया से होती है, और वो आचार्य कृपलानी जीते थे। ये बात ठीक है कि आचार्य कृपलानी नेहरू जी के कैंप में थे, बाद में नेहरू जी और उनके बीच में आगे चलते कांग्रेस के अंदर डिफरेंसेस हुए, वो अलग विषय है, बट जीते आचार्य कृपलानी थे, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो ये थोड़ा सा, जहाँ तक बात है मुझे लगता है कि थोड़ा इस पे अब चूंकि हम कभी और करेंगे कर लेंगे चर्चा, लेकिन हाँ ठीक है। बट ये चीज़ है कि कोई इलेक्शन नहीं था, और वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी हमेशा साथ में थे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इंटेलेक्चुअल थे। चलिए खैर, अब इस पर तो फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी चर्चा हो गई, और जो मौजूदा परिस्थितियों में जो प्रश्न थे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जो मौजूदा राजनीतिक और जो विदेश नीति को लेकर जो तमाम प्रश्न हैं, आगे क्या दशा दिशा होनी चाहिए, और कुछ हल्के फुल्के व्यक्तिगत सवाल भी हमने तहसीन पूनावाला से किए। आई होप तहसीन आपको आनंद आया होगा बातचीत में, बहुत ज़्यादा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।